मेरे घर वालों का हमेशा यही रिएक्शन रहा है, पार्थ जो फ़िल्में बनाता है वो समझ ही नहीं आती है टाइप का। वो तन्या को पकड़ रहा है पीछे से, उधर से कोई कमेंट कर रहा है, क्या कबीर सिंह बन रहा है क्या? से हम लोग 7-8 लोग बैठे हैं वहाँ पे दारू पी रहे हैं, जॉइंट फूँक रहे हैं। और फिर वहाँ पे सडनली उसकी माँ बाहर आती है। देयर इज़ अ फ़िल्म कॉल्ड द सर्वेंट। वो उन्होंने 60s में बनाई है। अगर वो देखोगे तुमको लगेगा पैरासाइट अभी हम लोग 2019 में प्रेज़ कर रहे हैं। मतलब 1963 में उन्होंने वो एग्ज़ैक्ट फ़िल्म बनाई हुई है ना। हाय गाइस, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट ऑन फिल्मी नामा। कुछ दिनों पहले मैंने पोखर के दोनों पार मूवी देखी थी एंड आई वाज इन ऑ विद दैट मूवी। सो आई अप्रोच्ड पार्थ सौरभ सर, जो इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर एंड एडिटर भी हैं, और हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे काफ़ी खुल के बातें की, लाइक फिल्म मेकिंग, वर्ल्ड सिनेमा एंड उनकी ढेर सारी मूवी रिकमेंडेशंस। तो अगर आप फिल्म मेकिंग में या फिर सिनेमा इन जनरल में भी इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, तुम कैसे हो? मैं अभी तो बॉम्बे में ही हूँ, बॉम्बे में ही रहता हूँ मैं। हाँ, और सही है। मेरा काफ़ी पैशन है मूवीज़ और इस सीरीज़ को लेकर। तो कुछ दिन पहले मैंने आपकी मूवी देखी एंड बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई मूवी देखने के बाद एक रिव्यू देना या उसके बारे में बताना हमें एफर्ट लगता है। ये मूवी मतलब मैं ख़त्म किया और कैमरा स्टार्ट करके मैं बस मेरे को जो फील हुआ मैं बोला। हाँ, तो सही। पहले सर मुझे आप बताइए, आपका आईआईटी कानपुर आने तक का जर्नी कैसा था? आप कहाँ पे पैदा हुए और आपकी बचपन कैसा था, और आईआईटी कानपुर आने तक का सफ़र कैसा था? अ, तो मैं पैदा तो दरभंगा में हुआ था, दरभंगा में ही मैं बड़ा हुआ हूँ। मतलब बीच में मैं 4 साल बोकारो में था बचपन में। बचपन तो अच्छा ही था यार, मतलब मज़ा आ रहा था। काफ़ी गाँव में ही बड़ा हुआ हूँ मैं। पहले 4 साल मैं गाँव में ही था। अच्छा। तो उस टाइम पे मुझे मतलब जैसे ऐसा था कि हिंदी भी नहीं आती थी वैसे, मतलब एकदम ना कि एकदम मैथिली में ही बात करते थे, वैसे सीन था। फिर 4 साल मैं बोकारो में जाके रहा। बहुत कम एज पे ही चला गया था थोड़ा-सा। मेरे पापा को एक कोई किडनैपर ने थ्रेट दिया था कि हम आपके बच्चे को किडनैप कर लेंगे। हाँ। तो उसके कारण मुझे, हाँ, मतलब उसके कारण मुझे भेजना पड़ा था बोकारो मेरी बुआ के पास। तो 4 साल मैं वहाँ पे रहा। और उसके बाद वापस आया एक पॉइंट के बाद, जब ये सब सेटल हो गया कि अब किडनैप होने के चांसेस कम हो गए। तो वापस आ गया मैं 8 साल की एज में, और उसके बाद से दरभंगा में ही रहा 10th तक। उसके बाद 2 साल कोटा में था आईआईटी की तैयारी करता हुआ। तो यही पीरियड था बड़े होने का। हाँ, हाँ। तो सर आईआईटी कानपुर में फिर शायद आपने सेकंड ईयर आपने मटेरियल साइंस से किया था, उसके बाद फिर सेकंड ईयर में जाके वो कोई कोर्स था आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, उसमें आपको फिर धीरे-धीरे इंटरेस्ट आया। मुझे सर वहाँ पे थोड़ा आपको रोकना है और आपको आपने घर पे कन्विंस कैसे किया अपने घर वालों को ये? क्योंकि सर उनका कॉन्फिडेंस आना, वो एक्चुअली आपका बुरा तो नहीं चाहेंगे कोई भी घर वाले ना। वो बस चाह रहे हैं कि हमारा जो लड़का है वो मतलब अच्छा लाइफ जिए, वेल सेटल्ड लाइफ जिए, और हाँ, हाँ। उन्होंने ये रास्ता देखा है। तो इसलिए मुझे ये जानना था कि आपने कैसे कन्विंस किया कि दिस इज़ व्हाट यू वांटेड टू परस्यू? अ, तो थोड़ा-सा मुश्किल था। पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया कि ये करना है। पहले तो मुझे खुद श्योर होना पड़ा कि हाँ सर, वो कैसे, पहले तो वही कौन-सा जर्नी। पॉइंट था जहाँ पे अ आपको लगा कि दिस इज़ व्हाट यू वांटेड टू डू? अ, कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि मतलब मुझे सिनेमा ही बनाना है, ये कोई भी पॉइंट पे ये नहीं था। ऐसा था कि खुद की कहानियाँ बतानी है, वो ज़्यादा मेजर ये था, ओके, ओके। इन्फ्लुएंस। लेकिन उस टाइम पे ये थोड़ी बहुत फ़िल्म्स बनाई थी, तो ऐसा काइंड ऑफ समझ में आने लगा था कि सिनेमा बनाते कैसे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मेरा झुकाव हमेशा से लिटरेचर की तरफ भी बहुत रहा है कि मतलब मैं नॉवेल लिखूँ। नॉवेल मैंने बहुत बार कोशिश की है बचपन से लिखने की, कभी मतलब मैं पूरा प्रोसेस तक नहीं जा पाया हूँ कि 30-35 पेज तक गए, उसके आगे फिर ऐसा कि नहीं जा पा रहे हैं टाइप से ना। जी। तो बस ऐसा था कुछ कि उस टाइम पे फ़िल्में मतलब थोड़ी बहुत बनाई थी। उनके उनके कारण थोड़ा-सा एप्रिसिएशन भी मिल रहा था कि किसी को कुछ फ़िल्म पसंद आ गई, और ये था। और सिनेमा की तरफ एज़ अ मीडियम झुकाव ज़्यादा था। ऐसा नहीं था कि मैं श्योर था कि मुझे फ़िल्म मेकर ही बनना है, और अच्छा, अच्छा। कि कहानियाँ मेरे क्या कहनी है, उसका मीडियम कहानियाँ कहनी है, मीडियम वो मेजर ये था। हुँ, अब फ़िल्म मेकिंग उसका मतलब मीडियम हो एक सकता है। पाथ, हाँ, मतलब एक पाथ दिख रहा था कि ना कि सबसे उस टाइम पे जो सबसे ब्राइट दिख रहा था पाथ, वो फ़िल्म मेकिंग का था, बस इतना ही। और तो वही कि फिर सेकंड ईयर के एंड में मैं मतलब 2 कोर्सेज़ में फेल हुआ था। अच्छा। और उस टाइम पे मैं घर भी मतलब, तो हमारे ऐसा रहता था कि समर में कोर्सेज़ होते थे। अगर तुम कोई कोर्स में फेल हुए हो, तो तुम कोई आगे वाले सेमेस्टर का कोई ऑप्शनल कोर्स समर में कर लो, और फिर ये वाला कोर्स जो कोर कोर्स है तुम्हारा, वो तुम अपना अगले सेमेस्टर जब रहेगा टाइम तब कर लेना। जी। तो वो समर्स में मुझे रुकना पड़ा था कानपुर में ही, बट मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मेरा मन है कि मैं फ़िल्मों में ही जाऊँ, फ़िल्मों में ही काम करूँ। क्योंकि ये लगने लग गया था कि मैं ज़िंदगी भर तो मटीरियल साइंस इंजीनियर नहीं रह पाऊँगा, और एमबीए वगैरह की तरफ भी कभी झुकाव था नहीं। हुँ। लेकिन बिहार से होने के कारण वो एक नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है कि अच्छा नहीं ये करना है तो डिग्री खत्म कर लो, फिर यूपीएससी की तैयारी कर लेना। बेस्ट। हाँ।
तो वो एक चीज नेचुरली आ जाती है, बट वो सब में भी पता नहीं फॉर सम रीजन इन सब कोई भी चीज की तरफ उतना झुकाव मेरा आ नहीं पा रहा था। फिल्में बनानी है या फिर कहानियां बतानी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। तो बताया मम्मी को घर पे, फिर घर पे बहुत टाइम तक बात चली। पापा ने जब सुना तो पापा गुस्सा हो गए कि ये कौन सी बात हुई, कि मतलब ये सब तो हॉबी होती है कि ठीक है तुम, हाँ यूपीएससी कर लो, ठीक है इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग ठीक है, यूपीएससी कर लो, आईएएस बन जाना, फिर आईएएस बन के तो आदमी एज अ हॉबी कुछ भी कर सकता है, तो फिल्म मेकिंग कर लेना तुम एज अ हॉबी। बट ऑब्वियसली ये आर्ग्यूमेंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो फिर उसके बाद तो बात बंद हो जाती है फिर वहां पे ना, मतलब कि आपने एक आर्गुमेंट दिया, मैंने एक आर्गुमेंट दिया, और फिर वहां पे बात खत्म हो गई, कुछ बोलने के लिए है नहीं। अब वो बस अलग अलग इंटेंसिटीज में वही बात की जाएगी ना, मतलब क्योंकि समझ रहा मेरे पास कुछ नया आर्गुमेंट नहीं आया कि अरे ये देखो मैंने क्या फिल्म बना दी है टाइप का, हाँ वैसा भी तो कुछ है नहीं उस टाइम पे। तो बस वही था कि समय के साथ जब ये झगड़े चलते रहे पापा के साथ लंबे टाइम तक, पापा, मैंने कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म बनाई थी, वो पापा के कुछ जो आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड दोस्त थे उन्होंने देखी, उन्होंने बोला अरे पार्थ तो कितना बड़ा सोचता है और ये और वो। तो वही सब छोटे छोटे ओपिनियंस के थ्रू फिर कि मतलब मैं खुश रहूंगा ज्यादा इसमें फिल्म मेकिंग करते हुए। तो ऐसे ही करते करते फिर विद टाइम 1 साल लगा उस चीज में, बट 1 साल में फिर पापा का मन बदल गया, फिर वो काफी फिर सपोर्टिव हो गए। फिर उनके साथ ऐसा ही था कि वो तो चाहते थे कि बाहर जाके पढूं, बाहर ही पढ़ाई करूं, बट फिर मुझे बाहर जाना ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि एट द एंड तो फिल्में तो यही बनानी है, कहानियां मेरे पास बाहर के लिए कहने के लिए तो कुछ है नहीं। तो इट्स बेटर कि अगर इंडिया में ही पढ़ा जाए। और सर तो ये जैसे उसके बाद आपने विस्लिंग विस्लिंग वुड से आपने फिर ये कोर्स किया तो फिल्म मेकिंग आपने डायरेक्शन में किया था राइट? डायरेक्शन। हाँ। तो आपने जैसे अभी बोला कि मैंने कुछ 2-3 शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई, वो दिखाई, क्या वही शॉर्ट फ़िल्म्स की बात कर रहे हैं जो आपने फ़िल्म स्कूल के दौरान बनाई थी या फिर उसके पहले? हाँ, नहीं नहीं नहीं, उधर ही कानपुर में भी बनाई थी मैंने कुछ अच्छा, कुछ, वो अच्छा। सब मैंने छिपा दिए हैं, वो सब वो अच्छा। देख ढूंढी नहीं जा एक सकती है वो। अभी पब्लिकेटेड लेवल थी आपकी जो मैंने खोज के देखी तो द रिफ्रेन थी एक और एक चाइनीज़ की थी वो द बैलेड ऑफ टोयूक राइट? हाँ, जी। हाँ। तो हाँ, मुझे जानना है कि द रिफ्रेन तो आपने एक आर्टिस्टिक टाइप का ही सिनेमा आपने बनाया, अगर मैं कॉमन मैन के वर्ड्स में बोलूँ तो। हाँ। तो ये जब आपने पिताजी को दिखाया था तो उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि उनका जो देखा हुआ सिनेमा है आई डोंट थिंक कि वो ये होगा। तो नहीं नहीं, वो क्या तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे घर वालों का हमेशा यही रिएक्शन रहा है कि पार्थ जो फिल्में बनाता है वो समझ ही नहीं आती है समझ टाइप का। तो एग्ज़ैक्टली बहुत ही तो कॉमन हमेशा चीज़ है उनकी ये। तरफ से यही रिएक्शन मिलता है कि मतलब नहीं समझ आई हाँ, टाइप का, हाँ, और हाँ। ये सब ना पापा से। मम्मी मम्मी तभी भी उतना कि उनके लिए उतना वो इंटेंशन जरूरी नहीं होता कि मैं समझ लूं पूरी फिल्म जी, को, जी, जी। तो वो कि कुछ अगर अच्छा लगा तो वो बताती है करती हाँ। हैं। वही वही। तो अजीब अलग अलग टाइप के भी रिएक्शन होते हैं। मतलब मैंने अपनी मतलब डिप्लोमा फिल्म जो थी मेरी, वो तो मैंने अपनी दादी को भी दिखाई थी, उनका भी बहुत एक अलग टाइप का रिएक्शन था। और तो वो इंटरेस्टिंग रहता है, बट हाँ मतलब मोस्टली घर पे ऐसा ही हो जाता था कि फिल्में समझ में नहीं समझ आती है। में नहीं आती है। तो वो एक नेचुरली एक ऐसा हो गया था कि ठीक है, मतलब घर वाले तो मेरे ऑडियंस नहीं है। कि वो जो फिल्में देखते हैं वो तो शायद नहीं मैं ना बना पाऊंगा, या फिर उसकी तरफ जाना भी नहीं है। और शॉर्ट फिल्म मीडियम मीडियम भी ऐसा है ना कि उस टाइम ऐसा नहीं था कि ये फिल्में मैं किसी को दिखाने के लिए बना रहा हूँ, हाँ, ये मैं खुद की प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ। यस, यस। तो उस फिल्मों में ऐसा हो जाता था कि ज्यादा तुम एक्सपेरिमेंट करते थे, मतलब ना कि एक्सपेरिमेंट ही करो, क्योंकि मैं कोई ऑडियंस के लिए तो कुछ कर नहीं रहा हूँ ऑडियंस कि ब्रेक करने का कोशिश करते हाँ थे हाँ कि हाँ, कि ये मैं फिगर आउट करूँ कि ये हाँ, फिल्म अच्छी कैसे बनेगी अच्छी टाइप का कैसे ना, बने। मतलब उससे अच्छा मैं कुछ अपना फिल्म मेकिंग के बारे में मैं कुछ अगर फिगर आउट कर सकता हूँ व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म। तो वही वही था एक्सपीरियंस। तो आई थिंक पोखर उन उन टर्म्स में तो मेरी शायद सबसे एक्सेसिबल फिल्म है, मतलब कि जो यस, तभी यस, भी यस। लोग देख सकते हैं मैं पोखर पे मतलब। आऊँगा बट मैं उसके पहले थोड़ा रुकना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ तक का जाने का प्रोसेस समझना है कि इसी में मेरा एक क्वेश्चन था सर, आपने डायरेक्शन चूज़ किया बट अगर हम लोग जो सिनेमा देखते हुए बड़े होते हैं तो हमें तो पता नहीं होता ये पर्दे के पीछे का चीज़ है। हमें फ़िल्म देखते हैं, हमें लगता है भाई हमें हीरो बनना है। तो हम्म। आपने वो डायरेक्शन क्यों चुना और आपका बाकी फ़ील्ड्स में जैसे एक्टिंग वगैरह ये सब में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था या फिर आपको बस कहानियाँ कहनी थी तो? अम, नहीं, मेरा उतना कोई इंटरेस्ट नहीं था एक्टिंग और ये सब चीज़ों को लेके, जबकि मैंने किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो अपने कॉलेज में मतलब कानपुर में भी शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई थी, उसमें भी एक्टिंग की है। मैंने प्लेज़ वगैरह में भी एक्टिंग की है, हुँ, हुँ। बहुत सारे बचपन से ही। बट जो नेचुरल अट्रैक्शन था वो कहानियाँ बताने से ज़्यादा था। जी, अगर अब उसमें वुडी एलन जैसे हो तुम, कि मतलब तो वो तभी भी चल जाएगा ना वही कि तुम ही जी, कहानी बता रहे हो और हाँ, ठीक है तुमने खुद को खुद कास्ट ही कर लिया। एक्टिंग भी किया है, खुद ही हाँ, हाँ, कास्टिंग बट कर वो कभी भी ऐसा वो मेन मोटिव नहीं था कि एक्टिंग करनी है या फिर ऐसा कुछ। हीरो बनना नहीं था। ऐसा था कि फ़िल्में बनानी है, अपनी कहानी बतानी है। वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था उस चीज़ जी, का। जी, जी।
तो जो द रिफ्रेन था वो मतलब एक डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट टाइप का एक मुझे जैसा देखने देख के हाँ, समझ में आया कि हाँ, एक जन का डेथ हो गया है, वो पॉइज़न का जो वो रखा हुआ है। वही, वही। उसके बाद फिर लोग आ रहे हैं, उससे इंटरैक्ट कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। उसमें एक हाँ, ब्लू कलर का काफ़ी डोमिनेंस दिखा मेरे को। हाँ, तो वो क्या हाँ। इंटेंशनल था या फिर उसका उससे हाँ, कुछ हाँ, और नहीं, था? नहीं, वो इंटेंशनल था। वही मैं थोड़ा-सा कुछ किज़लाउस्की टाइप का अगर कुछ जी, जी, जी। वैसा वो चीज़ कोई एक मुझे तो फ़ील स्टूडियो हुआ था एक्सरसाइज़ देख था। के। हाँ, हाँ। तो वो जो था वो मैंने जूनियर्स के साथ बनाया था। ओके। वो एक स्टूडियो एक्सरसाइज़ था। तो उसमें हुँ, क्योंकि सेट पे शूट कर रहे होते हो तुम, हुँ, तो हुँ। मुझे हमेशा सेट ना मतलब बहुत लाइफलेस लगता है। मतलब हुँ, ना कि हुँ। जब भी कोई स्टूडियो वाले सेट में हुँ, जाते हो, हुँ, हुँ। तो उसके अंदर कुछ एक ना ना टेक्सचर है, ना कुछ कोई लाइफ ही नहीं है उस जी, स्पेस में ना। तो उसी कारण मैं और ज़्यादा कि डार्क ही कर दो सब जितना डार्क कर सकते हो, कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। उतना डार्क में जी, शूट जी, करो। जी। और द तो उस बैलेड ऑफ टोयूक का भी मुझे बात करना था एक्चुअली उसमें एक तो आवारा हूँ म्यूज़िक आपने यूज़ किया, वो तो मतलब एज़ अ सरप्राइज़ था मेरे लिए। मैं सुनते-सुनते अरे ये अचानक से कहाँ से गाना आ गया? वो था और एक स्टार्टिंग में ही एक म्यूज़िक है, वो पता नहीं कौन-सा इंस्ट्रूमेंट्स है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है म्यूज़िक के बारे में, बट वो बहुत ही सूदिंग लगता है। तो वो कहीं पे आपने रिकॉर्ड किया था या फिर कहीं से आपने ऑनलाइन यूज़ किया या नहीं, मैंने लाइब्रेरी से ही यूज़ किया था लाइब्रेरी से? कि मैं वहाँ पे मतलब चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हुँ, एक्सप्लोर कर रहा हुँ। था, मैं जा रहा था तो। और ये गाने तो सॉन्ग आवारा हूँ का क्या था? आवारा हूँ का एक्चुअली मुझे वहाँ पे जो 2 लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है उस डॉक्यूमेंट्री में, उसमें से जो बूढ़ा आदमी है वो उसने मुझे बताया था कि अच्छा, जब वो बच्चा था तो उनके गाँव में बहुत बार आवारा की स्क्रीनिंग हुई थी और उसने अच्छा। आवारा उसने गा के भी सुनाया था मुझे। ओह बट वाओ! अनफॉर्च्यूनेटली ये जो मेरा फुटेज था हुँ, हुँ। वो उस दिन का फुटेज कार्ड मेरा करप्ट हो गया अ, ओह! अच्छा, और वो अच्छा। फुटेज सारा डिलीट हो गया। हाँ, हाँ। तो अब मेरे पास वो फुटेज नहीं था। बट इसलिए मैंने सोचा कि मैंने नेक्स्ट डे फिर से उससे ये वाला क्वेश्चन पूछा था, मैंने दोबारा उसका इंटरव्यू किया हुँ, तो। हुँ, हुँ। तो उस दिन उसने अच्छे से गा के नहीं सुनाया टाइप का। तो फिर अच्छा, मुझे अच्छा। लगा कि ठीक है, मैं ये इन्फॉर्मेशन रख सकता हूँ कि वो बेसिक बोल रहा रेफरेंस है दे कि देते हैं कि हमारे गाँव में आवारा प्ले होती थी। जी, जी, बट जी। मैंने डिसाइड किया कि वो इन्फॉर्मेशन मैं हटा देता हूँ, मैं बस गाँव में आवारा प्ले कर देता हूँ, फिर हाँ, हाँ, मतलब हाँ। उससे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो और वही वही था हुँ। रीज़न। और तो एक्चुअली आप कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में तो बहुत पॉपुलर थी ना मतलब जी, जी, जी। चाइना, रशिया में बहुत पॉपुलर थी हुँ। आवारा और राज कपूर की फ़िल्में तो जनरली। सर फ़िल्म स्कूल का एक्सपीरियंस और आईआईटी कानपुर का एक्सपीरियंस दोनों बहुत डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं। हाँ। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आई थिंक वर्ल्ड्स बहुत डिफरेंट है डेफिनेटली। आई थिंक मेरा अपना एक्सपीरियंस ऑफ दोज वर्ल्ड्स भी बहुत डिफरेंट रहा। मतलब कानपुर में ऐसा होता था कि हम लोग क्लासेस ही नहीं जाते थे, मतलब ना कि मतलब कुछ कुछ सेमेस्टर्स ऐसे गए हैं जिसमें मैं पूरे सेमेस्टर में मतलब एक क्लास गया हूँ। और वो भी एक क्लास इसलिए गया था क्योंकि किसी मेरे दोस्त ने बोल दिया था कि अरे वो मैथ्स की टीचर बहुत हॉट है, तो सब लोग जा रहे हैं। तो अच्छा, वो अच्छा। गया, मुझे नहीं लगी हॉट, तो फिर मैं दोबारा नहीं गया। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, अच्छा। तो ऐसे भी सेमेस्टर्स गए हैं कानपुर में मतलब ना, तो हुँ, वही था कि इंटेंशन ही नहीं था। मतलब इंटेंशन ही फर्स्ट सेमेस्टर में ट्राई किया थोड़ा बहुत, बट उसके हुँ, बाद इंटेंशन ही खत्म हो गया था। दोस्तियां हो गई थी, दोस्त बहुत बन गए थे हुँ। और सारा समय ऐसे ही निकलता था जैसे सुमित का समय निकलता है ना, वैसे ही समय निकलता हाँ। था। इसीलिए इतने रिलेटेबल भी लगते हैं। हाँ, कि दिन भर बस बैठे हुए हैं, कुछ कर हाँ, रहे हैं टाइप से। कोई कभी साथ में फिल्में देख रहे हैं, कभी बियर पीने बाहर चले गए हैं, कुछ जी। भी मतलब। और तो सर वही चलता रहता था। हाँ, तो और फिर फ़िल्म स्कूल लेकिन जब आया तो फ़िल्म स्कूल में फिर मैं क्योंकि अब मुझे फ़िल्म मेकिंग करनी थी नाउ। हुँ, जब मैं उधर से ग्रेजुएट करके आया तो हुँ। एक तो बहुत रिलीफ़ था कि फाइनली मैं निकल पाया उस स्पेस से ना, जी, कि मतलब जी। ये तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने वहाँ पे, कैंपस बहुत ही सुंदर था, मतलब हुँ, बहुत सारे फैसिलिटीज़ थे, वो सब था। बट एक अजीब-सा प्रेशर था वहाँ पे ना, मतलब कि टू स्टडी टू डू समथिंग अबाउट इट ना, मतलब तो हुँ। वो नहीं पसंद आ रहा था। तो बट जब यहाँ पे मैं व्हिstling वुड्स आया तो मैं डिसाइड करके आया था कि नहीं यार, फ़िल्म मेकिंग में अगेन मतलब अब वैसे ही नहीं रहना है कि क्लास ही नहीं जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि जी, जी। अपने इंटरेस्ट से मैं आया हुआ हूँ। हुँ। तो फिर वहाँ पे रेगुलरली क्लास जाना मतलब और प्रॉपर्ली सारी क्लासेस अटेंड करना और फिर जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना कि तुम क्या सीख रहे हो ना, जी, जी। उसमें वो बहुत चेंज हो गया था। सर क्या एक फ़िल्म मेकर को आपको लग मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को लेके कि एक फ़िल्म मेकर को क्या फ़िल्म स्कूल ज़रूरी है जाना? और क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स का अगर मैं देखूँ इंटरव्यूज़ भी देखता हूँ तो उनका कहना होता है कि आप फ़िल्म स्कूल में जाने से एक फ़ॉर्मूला में बंध जाते हो। तो हाँ, मेरा यही है कि आपको ये सब चीज़ क्या कभी आड़े आया कुछ भी लिखने या कुछ भी क्रिएट करने में? जैसे अनुराग आता कश्यप है का ही मतलब इंटरव्यूज़ में मैंने देखा सर ने ऐसा बोल रहा था कि एक्चुअली जो फ़िल्म स्कूल के डायरेक्टर्स निकलते हैं बाहर वो अपने पीयर्स के लिए बनाते हैं, वो उनके लिए बनाते हैं। तो वही, वही, हाँ, तो ये वही। सब What is the best film school right now in the world? नॉट गो टू फिल्म स्कूल। फिल्म स्कूल जाके सिर्फ बर्बाद होता है। मेरे को पता है एफटीआई से कितने डायरेक्शन स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टर बने हैं। अ,
वैसा नहीं होता है, बट हाँ मतलब कि फिल्म स्कूल में जाके जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके बाद जो भी हम लोगों ने निकले हैं, हमारा बैच एक्चुअली उस टर्म्स में काफी प्रोडक्टिव रहा है, क्योंकि हम लोग को अभी ग्रेजुएट हुए, ठीक है, तो अभी 7 साल हो गए, बट हमारे बैच में 4 लोगों ने फीचर बनाई है। आप कोई व्हिस्लिंग वुड्स की हिस्ट्री का कोई भी बैच ले लीजिए, किसी भी बैच के 4 लोगों ने फीचर तो नहीं बनाई है। ये तो मतलब मैं बता सकता हूँ, इवन हमसे पहले बहुत जो पास आउट हुए लोग। तो वो चीज सही थी, पता नहीं हमारे टाइम पे परेश सर भी आए थे, परेश सर ने हमको पढ़ाना शुरू किया था, परेश कामदार सर, परेश कामदार करके हैं, उन्होंने हाँ वो को प्रोड्यूसर भी है मेरी फिल्म पे। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म बनाई, खरगोश नाम है फिल्म का, आई थिंक विनोद कुमार शुक्ल के कोई स्टोरी पे बेस्ड है। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है वो। फिल्म लॉस्ट है थोड़ी सी, क्योंकि उसको कभी डिजिटाइज ही नहीं किया गया है, और तो आजकल अवेलेबल नहीं है, बट बहुत ही खूबसूरत फिल्म है वो। और उन्होंने साथ में बहुत सारी फिल्में एडिट भी की है अभी, बहुत पेड्रो और ये सब बहुत सारी फिल्में उन्होंने एडिट की है। तो वो हमारे बैच के टाइम पे ज्वाइन हुए थे, मतलब पढ़ाने में। तो उनसे काफी कुछ हम लोग को सीखने के लिए मिला। उन्होंने बहुत उस टर्म्स में कि तुमको फिल्म मेकर बनना है, कि तुम बस यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज लेने नहीं आए हो, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द फिल्म मेकर इनसाइड ऑफ यू, और वो तुमको उसको लिबरेट करना है टाइप से। वो वाला जो एक अप्रोच था ना उनका, वो बहुत अच्छा था। बट ऑन द अदर हैंड मैं ये बिलीव करता हूँ कि फिल्म स्कूल जरूरी है। मतलब फिल्म स्कूल नहीं भी जाओ, एट द एंड पॉइंट ये है कि अपनी आंखें और कान खोलने हैं सिनेमा को लेकर। वो अगर तुम खोल लोगे तो फिर उसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आई थिंक फिल्म स्कूल उसको फैसिलिटेट कर देता है, इस ओपनिंग के प्रोसेस को। बट ऐसा नहीं है कि फिल्म स्कूल ही खोल सकता है, कोई तुम खुद भी खोल सकते हो, कैसे भी खोल सकते हैं। बट आई थिंक एट द एंड कोई भी बना के ही सीखता है फिल्म में ना। और फिल्म में हम लोग 7-8 शॉर्ट फिल्म बना लेते हैं, तो उसके कारण एक जनरल ट्रेंड ऑफ कि हाउ टू क्रिएट अ शॉर्ट फिल्म, हाउ टू गो अबाउट मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म समझ में आ जाता है। बट फिर वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब तुम फिल्म स्कूल से निकलते हो, कि फिल्म स्कूल में तो तुमको इतने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, लाइटमैन है, लोकेशन है, ये सब ऑलरेडी तुमको मिल रहा है, और तुम उस लोकेशन में बस जाके एज ए डायरेक्टर जा रहे हो, कास्ट क्रू को लेके वहां पे शूट कर रहे हो। अपना बस क्रिएटिव विजन तुमको एक्सप्लोर करना है, बस वही पॉइंट है। बट जब तुम बाहर निकलते हो, तो अब तुम्हारे पास बजट नहीं है, कोई तुमको तुम अपना आइडिया ले लेके, अधिकतर टाइम तो तुम्हारा पिचिंग में जाता है, और फिर बाद में फिल्म को सेल करने में जाता है। ये दोनों प्रोसेसेस तो तुम फिल्म स्कूल में सीखते ही नहीं हो। पिचिंग और सेलिंग तो तुम सीख ही नहीं रहे हो, तुम बस बीच का पोस्ट पिचिंग एंड प्री सेलिंग पार्ट सीख रहे हो। तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज एट द एंड जब तुम पिच करने जाते हो तो रियलिटी ज्यादा हिट होती है, और फिर तुमको रियलाइज होता है कि अच्छा मुझे अपने बजट्स कम करने पड़ेंगे। फिर दिमाग में वो हो जाता है कि यार लाइटमैन के बिना मैं कैसे फिल्म बना दूं, इस पर्टिकुलर रिसोर्स के बिना, प्रोडक्शन डिजाइनर के बिना मैं कैसे फिल्म बना दूं। तो ये सब डाउट्स बहुत सारे आ जाते हैं ना, कि जब जिस दिन मेरे पास सारे रिसोर्सेज होंगे उस दिन मैं फिल्म बनाऊंगा, ये आइडिया हो जाता है। और वो रिसोर्सेज तो कभी भी नहीं होंगे, पहली फिल्म तो ऐसे ही बनानी पड़ती है। तो वही वो जंप लेने में थोड़ा समय लग जाता है फिल्म स्कूल के बाद। बट अगर तुम जंप ले लो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो फिल्म स्कूल जाओ नहीं जाओ फिर। तो इसी में सर मेरा मतलब अगर राइटिंग में प्रोसेस में आपका कुछ, सबसे पहले सर आइडिया क्या था, मतलब पोखर के दोनों पार जो था उसका मतलब एक आइडिया तो आया होगा ना, कोई इंसिडेंट या कुछ से कि यार ये कहानी या ये चीज़ फील कराना है मेरे को ऑडियंस से, ये मैं देखा हूँ, मेरे को ये जैसा कि तैसा रख देना है सामने। तो ये कब तो हुआ था और कैसे हुआ? पोखर का एक्चुअली बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आइडिया आया है। मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे सोर्सेज, जो मैं 2020 में फील कर रहा था वही है एक्चुअली फिल्म। तो पहला आइडिया जो आया था वो एक आदमी अपने परिवार के साथ रह रहा है। वो आया था, मतलब एक्चुअली हम लोग एक दोस्त के घर पे दारू पी रहे थे दरभंगा में, और मुझे जानकारी नहीं थी कि, मतलब मुझे बस पता था कि वो मतलब दोस्त है, मतलब जान पहचान का आदमी है टाइप से। हम लोग 7-8 लोग बैठे हैं वहां पे, दारू पी रहे हैं, जॉइंट फूक रहे हैं, और फिर वहां पे सडनली उसकी माँ बाहर आती है घर के अंदर से, एंड पार्टी कंटिन्यू होती है। और मैं तो थोड़ा संकोच में आ गया, मैं रुक गया टाइप से कि अरे शांत हो जाओ टाइप से, आंटी बाहर आ रही है। बट वो ऐसा था कि अरे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो करो पार्टी करो पार्टी करो। तो उसकी माँ थी जिस घर तो रह रहा था। मुझे बहुत, मतलब वो उसने बहुत एक अजीब से थॉट में भेज दिया कि मतलब ये कि एक जो ये प्राइड है ऑफ की हाँ, ही इज द अर्निंग मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। तो वो एक प्राइड उसमें अटैच्ड है कि मैं जैसे चाहूं वैसे मैं जी सकता हूँ, वो वाली जो चीज है। तो वो चीज ने स्ट्राइक किया था सबसे पहले, वहां से आइडिया कंसीव होना शुरू हुआ। उसके बाद बहुत सारी ऐसी कहानियां दरभंगा में होती रहती हैं ऑफ कपल्स जो भाग जाते हैं, तो उसको भी मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था साथ में। और बाकी मेरी अपनी बहन के साथ बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस होते हैं इस चीज के बारे में कि
हम लोग को क्या फील होता है अपने होम टाउन के बारे में, कि मुझे क्यों बार बार वापस जाते रहना, टाइम स्पेंड करना पसंद है दरभंगा में, बट मेरी बहन नहीं आना चाहती है, राइट है ना। तो एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस आते हैं होम टाउन को लेके, एक कोई लड़की के लिए, जो मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था। तो आई थिंक वो जो इलोपमेंट जो है, जो भागना है, वो बहुत अच्छा मीडियम बन गया उस आइडिया के, कि वो जेंडर डिवाइड जो है, कि क्यों उस लड़की, किसी भी लड़के को क्यों भागना पड़ता है दरभंगा से, उसका एक्सप्लोरेशन बन गया वो। और फिर उसके बाद तो बस मैं 2020 में, मतलब ये आइडिया ऑलरेडी मेरे दिमाग में ब्रू हो रहा था 2018 से कभी, और 2020 में मैं गया कोविड में वापस, और फिर वहां पे जो दरभंगा देखा मैंने कि अलग, मतलब यूजुअली वो 18 से 30 के बीच के बहुत कम लोग होते थे दरभंगा में, अधिकतर सब पढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए सब बाहर गए हुए रहते थे, या तो फिर कोई स्टेज ऑफ लाइफ में पहुंच के वापस आता था, या फिर नहीं भी आते थे लोग वापस, मतलब ना, तो या तो बहुत यंग पॉपुलेशन है या फिर मच ओल्डर पॉपुलेशन है वहां पे। कोविड के टाइम पे बस जब गए तो बहुत लोग हैं वहां पे, मतलब सारे यंग लोग आए हुए हैं, सबको घर वापस आना पड़ा है, किसी के पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। तो आई थिंक वो जो स्पेस था, उस स्पेस की फीलिंग भी, वो फीलिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी कंट्री में, वो भी मुझे ऐसा था कि आई वांट दिस फिल्म टू बिकम अ मार्कर ऑफ दैट आल्सो, कि 2020 में कर क्या रहे थे, मतलब ना, कि तो आई थिंक वो भी चीज थी। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी चीजें हैं, बट आई थिंक ये 2-3 मेजर चीजें हैं जिनसे वो आइडिया आया था। सर राइटिंग का प्रोसेस जो था, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग करने जा रहे हो तो रिसोर्सेज का तो बहुत कमी है, तो हाँ। उस टाइम सर आप रिसोर्सेज के हिसाब से पहले, कि भाई मतलब बैकवर्ड आपने लिखा कि रिसोर्सेज भाई इतना अवेलेबल है मेरे पास, 4 ही एक्टर का मेरे पास बजट है, उसके हिसाब से मैं स्क्रिप्ट लिखूं, या फिर आपने पहले स्क्रिप्ट लिखा जो आपको लगा कि ये होना चाहिए, ये मैं कहानी का, उसके बाद फिर आपने देखा कि अब मेरे पास ये सोर्सेस है, उसके बाद मोल्ड किया, तो किस वे में आपने स्टोरी को लिखा? आई थिंक मेजर तो पहला डिसीजन तो वही था कि पोखर मैंने बनाई इसलिए बिकॉज मेरे पास टाइम पे 4-5 आइडियाज थे, उसमें से पोखर ही वो आइडिया था जो सबसे कम बजट में बनाया। अच्छा, ये बनाया जा सकता था इसलिए पहले इसको बनाओ। उसका स्कोप भी बहुत छोटा था, मतलब आई थिंक बहुत मल्टीपल रीजंस होते हैं, आई थिंक ये तो एक मेजर रीजन था ही कि उसका बजट बहुत कम था, प्लस आई थिंक कोविड थोड़ा वे भी कर रहा था हेवीली मेरे दिमाग पे, इसलिए भी हुआ होगा, यही आइडिया सबसे ऊपर मैंने कंसिडर किया। बट मैंने पहले ही लिखा था यार, कि मतलब मैं इससे पहले बड़े आइडियाज लिख चुका था, बट मुझे पता था कि होता कुछ नहीं है, कि तुम लिख लो और फिर वो एग्जीक्यूट करने में जब तुम जाओगे तो एग्जीक्यूट हो नहीं पाएगा अच्छे से ना, मतलब छोटे मंदिर की क्या कहानी थी सर, वो क्यों आपने छोड़ दी, मतलब लिखी फिर छोड़ दी क्यों? हाँ, तो गामक मंदिर यार लिखी थी, मतलब वहां पे अप्रिशिएट भी हुई, स्क्रीनराइटर्स लैब में सिलेक्ट भी हुई, वहां पे लोगों को पिच भी किया, मेरा मन था मैथिली में बनाने का, और उस टाइम जस्ट फिल्म स्कूल से मैं निकला था, थोड़ा आइडियलिज्म था मेरे अंदर कि नहीं अभी सोचा है मैथिली में, तो मैथिली में ही करते हैं, तो वही मन था, बट फॉर सम रीजन नहीं वर्कआउट हुआ, प्रोड्यूसर्स इंटरेस्टेड नहीं थे मैथिली फिल्म में, एक दो प्रोड्यूसर से बात हुई थी, थोड़ी लंबी बात भी चली थी, बट एक्चुअली मैथिली में करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे तो ठीक है, गामक घर के बाद में भी मैथिली तो लैंग्वेज भी लोगों को पता चलने लग गया, उससे पहले तक तो लैंग्वेज के बारे में भी नहीं पता था, तो जब गामक मंदिर तो उससे पहले ही कंसीव हो गई थी, तो वही था फिर, मतलब कि कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, फिर उसका स्केल भी थोड़ा बड़ा था, मैं तो इनिशियली तो आइडिया लेके चला था मैं 16 mm पे शूट करूंगा पहले आइडियाज तो बहुत बड़े बड़े थे, बट फिर वो फॉर सम रीजन जब हो नहीं पाया, तो फिर समय बीत गया यार, मतलब फिर वो मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स बदल गए, मेरे जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो था वो खत्म हो गया मेरी लाइफ से। और ये सब चीज़ें काफ़ी एक पर्सनल, मैं जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स का काम देखा हूँ तो काफ़ी पर्सनल कहानियाँ वो बताते हैं, और बहुत ऐसा कुछ लेविश कोई बड़ा सा चीज़ नहीं बता, बहुत ही छोटा सा एक चीज़ होता है, वो आपको फील करा के चले जाते हैं, जैसे आप ईरानियन मूवीज़ का जैसे आप एग्जांपल देखें, कायरोस्टोमी की मूवीज़, या उनकी मूवीज़ में भी वैसा ही रहता है कि एक शहर ईरान को दिखा रहे हैं, वो आपको उस वर्ल्ड में आपको ले जा रहे हैं, और एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, उस चीज़ को आप कनेक्ट करवा देते हैं, तो वही वाला पैलेट मुझे पोखर के दोनों पार देखने वक्त भी मुझे वैसा ही एक फील हुआ कि आई वाज जस्ट ट्रांसपोर्टेड टू दैट वर्ल्ड एंड जस्ट लिव्ड विद दीज कैरेक्टर्स फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, वैसा ही कुछ मुझे फील हुआ था। सर सुमित का जो कैरेक्टर था उसके पीछे की क्या कहानी है, और वो आप मतलब वो रेफरेंस, ये सारे रेफरेंस आई एम श्योर कि वो पर्सनल लाइफ से ही आए होंगे, या किसी को आपने देखा होगा, या कोई आपके जान पहचान में जो ऐसा, मतलब एक होता है ना नार्सिसिस्ट टाइप का, एक थोड़ा इगोइस्टिक टाइप का, मेल ईगो से भरा हुआ, और कर कुछ नहीं पा रहा है, बट एक अजब टाइप का प्राइड रहता है जो मैं बहुत ही रिलेटेबल लगता है मेरे को। बहुत सारे ऐसे दोस्त है कि अरे हो जाएगा सब मैनेज, हम
हो जाएगा, भाई के पास सब पैसा हो जाता है, वैसा होना चाहिए। वो इतना नेचुरल लगा है ना सर, तो वो कहाँ से आपने वो सुमित के कैरेक्टर की क्या कहानी थी? तो सुमित का मतलब जब मैंने लिखा था तो इट वाज काइंड ऑफ बेस्ड ऑन दो लोग जिनको मैं जानता हूँ। तो एग्जैक्टली एक इंसान भी नहीं था वो। दो दो अलग अलग, मेरा एक कजन है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बेस्ड था, और मेरा एक दोस्त है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बेस्ड था। तो उन दोनों के ऊपर काइंड ऑफ बेस्ड था। बट फिर जब हमने बनाना शुरू किया और फाइनली जब अभिनव को कास्ट कर लिया, उसके बाद अभिनव के भी अपने रेफरेंसेस और सुमित बहुत सारे हैं, क्योंकि सुमित एक ऐसा कैरेक्टर है जो तुम जानते हो, जो तुमने देखा हुआ है, सबने देखा हुआ है सुमित, मतलब ना, जो भी स्मॉल टाउन इंडिया में बड़ा हुआ है उसने देखा हुआ है सुमित। तो वो भी अपने रेफरेंसेस फिर ऑफ सुमित लेके आया ना, मतलब। तो फिर और आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ सुमित, फाइनली जो कैरेक्टर है वो मेरे आइडियाज ऑफ इस टाइप का जो इंसान होता है, ऑफ अ प्राइड की, मतलब मैं आदमी होने का जो एक प्राइड है कि, और या फिर अगर तुमने बस वही की वो कर दिया, दैट वो फुलफिल कर दिया कि घर चल रहा है, तो उससे एसोसिएटेड जो प्राइड है, या फिर जो टाइम वेस्ट करने का भी जो तरीका है, और उसके अंदर भी जिस तरह के वो कॉन्स्टेंटली की, मतलब एग्जैजरेट करके बताना ना कि मतलब ये हो जाता है, भाई के पास हो जाता है, या फिर कि कोचिंग खुल जाएगा, आदमी रख देंगे, मतलब ना वो जाएगा वो हाँ, जो बोला है ना, महीने जो जाएगा कि हम लोग तो दिल्ली चले जाएंगे, यहाँ पे कोई मैनेज कर देगा, मतलब ना कि हमारी, तो वो जो हवा में बनाए हुए प्लान्स जो है ना कि दोस्तों के अ, भरोसे सब छोड़ दिया गया है। हाँ, तो वही तो वो मैंने बहुत देखे हैं लोग में, तो उसके कारण आई थिंक वहीं से आया सुमित, और अभिनव भी बहुत सारे उसमें आइडियाज लेके आया सुमित को लेके कि और हम लोग क्या कर सकते हैं। बट ये सुमित का एक्सटीरियर वाला वर्जन है, जी जो हमारा देखा हुआ वर्जन है, जो सुमित बाहर कौन आदमी है, कौन सा आदमी है, जब सुमित वल्नरेबल नहीं हो रहा है तब सुमित कौन सा आदमी है, वो हमने देखा हुआ। बट सुमित वल्नरेबल होके कौन बनता है, वो आई थिंक वहां पे मैं और अभिनव भी अगेन बहुत अग्रीमेंट में थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो इस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं वो वल्नरेबल नहीं फील करते हैं, और ऐसा मुझे लगता है हमेशा सिनेमा में और इसमें ऐसा दिखाया गया है कि ये सारे कैरेक्टर घर पे भी अपने वल्नरेबल मोमेंट्स में भी वैसे ही उतना ही हवा में रहते हैं, जबकि मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा होता है। आई थिंक सबका कोई टूटने वाला पॉइंट तो आता ही है। तो आई थिंक उससे हमारा जो उसका इंटरनल लाइफ जो है विद प्रियंका, और इस टाइप के सुमित टाइप के कैरेक्टर का हमको वो भी बहुत ज्यादा बिलीव था कि उसके सिवियर, मतलब मॉमी इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, हाँ सर, कि इसी वो पे मैं आने वाला था सर एक्चुअली। कॉन्स्टेंटली एक माँ ढूंढ रहा होगा अपने लिए ना, जो उसका ख्याल रखे, और जिसके लिए वो जाके ये मतलब ना ब्रेव बच्चा बन के बाहर निकल सकता है दुनिया में ना। तो उस चीज के कारण हम लोग वो श्योर थे कि जो उसका और प्रियंका का रिलेशनशिप है वो एक माँ बेटे के रिलेशनशिप जैसा ही हो, कि उसके उसकी सारी इन चीजों को वो प्रियंका गेम्स की तरह ही देखेगी, कि वो कोई बस गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश करेगी कॉन्स्टेंटली कि तू सीधी बात करे, या फिर तू मतलब समझने की कोशिश कर कि हम लोग एक्चुअली कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो वो समझाने वाला प्रोसेस जो रहेगा वो प्रियंका करेगा। तो आई थिंक हाँ, मतलब फिर उसी से हम लोग का पूरा सुमित का जो इंटरनल लाइफ है वो इधर से आया। क्योंकि पूरा मूवी में आप देखोगे तो सुमित का कोई बैक स्टोरी नहीं दिखाया है, भले ही प्रियंका का बारे में थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत रेफरेंस दिया है, बट सुमित का एकदम कुछ नहीं बोला गया है। नहीं मुझे जो ऐसा फील हुआ देख के सुमित का कैरेक्टर कि वो मतलब वो जो रिश्ता, या हम लोग भी जो रिश्ते अपने बचपन में देखते हुए आए हैं, फर्स्ट रिलेशनशिप हम लोग मॉम डैड का देखते हैं, जो प्यार मोहब्बत वाला जो रिलेशन होता है, उसी का इन्फ्लुएंस तो हमारे सबकॉन्शियस में रहता है। तो सुमित का जो भी जैसे बिहेव कर रहा है, शायद घर में उसके पिताजी या पापा मम्मी का जो रिलेशन शायद वैसा ही होगा, तो मे बी इस वजह से वो इम्बाइब कर रहा है उस चीज को। वही ये भी कॉन्स्टेंटली हम लोग के दिमाग में था कि कोई पॉइंट पे सुमित ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि सुमित इज द विलन ऑफ द स्टोरी, मतलब कि वो हमेशा हमारे दिमाग में था कि ऐसा ही होना चाहिए कि एट द एंड यू शुड बी एबल टू फील कि सोसाइटी ने सुमित को भी उतना इंग्रेन किया जितना प्रियंका को इंग्रेन किया ना, मतलब, या फिर प्रियंका का सप्रेशन जो है, और सुमित की ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी आई थिंक है मतलब ऐसा वो सोशल स्केल पे देखे तो प्रियंका की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बिकॉज उसके फ्रीडम भी नहीं है और ये भी नहीं है। सुमित की ट्रेजेडी ये है कि वो अपनी कभी कि उसमें प्रॉब्लम क्या है वो कभी एक्नॉलेज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कभी समझ ही नहीं आएगी कि ये प्रॉब्लम क्या है भाई, सब तो ऐसे ही रहते हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ। कोई एक्सटर्नल विलेन ही नहीं है उसके अंदर फाइट करने के लिए ना, कि ये फाइट करके मैं जीत जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा कि इससे लिबरेशन मुझे मिल जाएगा,
सुमित के लिए लिबरेशन है ही नहीं, कुछ भी लिबरेशन नहीं है और मतलब। शायद यही रीजन है कि हम लोग इतना ज्यादा कनेक्ट करते हैं उस पे, थोड़ा कहीं मतलब सिंपैथी तो आता है उस पे, फुल तरह से हेट नहीं है कहीं पे भी। वही वही जैसे आप पूरा एक ग्रे कैरेक्टर टाइप का एक है कि आपको देखने से आपको उसका लॉजिक समझ में आता है कि यार ये चीज कभी देखा ही नहीं है, तो इसको कहाँ से समझ में आएगा कि कैसे बिहेव। वही वही। और बहुत सारी छोटे छोटे सटल डिटेल्स है जहाँ पे आपने वो जो अपने इंटीरियर कॉन्फ्लिक्ट का कि वो वल्नरेबल है, वो वल्नरेबल प्रियंका के सामने आता है। और हाँ। ऐसा नहीं है कि ही डजंट लव हर, वो दिखाने का जो तरीका है वो जैसा वो देखा है वैसे ही कर रहा है आई थिंक। वही। और प्रियंका का भी उसकी एक फ्रेंड आती है, जो दोनों का नेम सेम क्यों रखा गया है, हो सक मतलब ऐसा है क्या कि इसी का एक वर्जन दिखाया गया है कि इन केस अगर इसका अरेंज मैरिज शादी होता तो उसका जो हस्बैंड, जो वो पैट्रियार्की को लेके जो थीम रखा गया है कि आइदर यू आर इन लव मैरिज और अरेंज मैरिज, ये जो चीज़ चली आ रही है कि उसका भैया पहले, वो एक डायलॉग है ना, वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग्स ऑफ द फिल्म की, पहले भैया रोकते थे अभी हस्बैंड रोकते हैं। तो ये वाला जो मतलब क्यों रखा गया था सेम नाम, और इसके पीछे का क्या लॉजिक था? सेम नाम के लिए वही था यार, मोस्टली तो रीजन यही था जो तुमने बोला है कि एक ऑल्टरनेट, प्रियंका अपने एक ऑल्टर ईगो से ऑलमोस्ट मिल रही है, यस मतलब यस, अल्टरनेटिव। वही रीजन था। प्लस एक और इंसिडेंट था कि मतलब मेरी मतलब फिल्म बहुत फिल्ड है रैंडम मेरे चाइल्डहुड के डिटेल्स से, जो कि देयर आर मीनिंग्स बिहाइंड इट जो मैंने बनाई है, बट साथ में मतलब मेरे भैया थे, उनके क्लास में 12 लड़कियां थी जिसमें से 8 का नाम प्रियंका था, एंड दैट इज द डिटेल जो मतलब बहुत कॉमन नेम है प्रियंका वही नेहा, वही ये दोनों बहुत तो आई common थिंक उसके कारण कहीं भी किया है मैंने, बट ऑब्वियसली ये वाला रीजन तो है ही कि वो अपने ऑल्टर ईगो से मिलती है। है। और ऐसा कोई मैं स्टेटमेंट देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि दोनों तरफ ऑब्वियसली देयर आर मैरिजेस जिसमें देयर इज स्कोप फॉर हैप्पीनेस, राइट राइट। बट these are the two characters that we see in the film जहाँ पे वो दोनों फंसे हुए हैं टाइप से in the same way, एक्चुअली ये सब because of a certain idea of patriarchy, masculinity का जो एक आइडिया है जो सुमित के अंदर भी है, उसके भाई के अंदर भी है, मतलब प्रियंका सिंह के भाई के अंदर भी है, प्रियंका सिंह के हस्बैंड के अंदर भी है, वो वाली चीज के अराउंड आई पर थिंक। एक्चुअली ये सब पॉइंट्स को कोई जल्दी एड्रेस नहीं करता, क्योंकि ये काफ़ी डायरेक्ट नहीं है, काफ़ी सटल वे में पेट्रियार्की है जिसको डेली हम लोग पास ऑन कर देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने उस चीज़ को बस सामने रखा है और बोला है कि देखो अब, तो वो इसलिए शायद हमें इतना ज़्यादा हिट कर रही है। और इसके अलावा अगर सर मैं बोलूँ तो मूवी में पॉलिटिक्स को लेके आपका क्या टेक था? वो चीज़ मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ उस चीज़ को लेके, उसके बारे में मुझे बात करना था। वो लोग सीपीआईएम के पार्टी ऑफिस में है, ये तो पता चल रहा है, राइट? बहुत सारे सीन्स में वहाँ पे वो हसुआ हथौड़ी तारा वाला जो सिंबल है उसके बगल में प्रियंका आके खड़ी रह रही है। तो और एक शॉट है मूवी में जहाँ पे एक तालाब है, उसमें एक खराब बस पड़ी हुई है, उसमें एबीवीपी लिखा हुआ है। ये कट्टू एक सीन आता है जिसमें कि रैंडमली, उसका पूरा मूवी से कोई लेना देना नहीं है, बट एक भाषण आता है जिसमें वो एक कॉमरेड करके एड्रेस करता है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ये सब मुद्दे आते हैं। उसी टाइम में ये जो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं जिसको हम देख रहे हैं वो लोग दारू पीने का प्लान कर रहे हैं, अनमोटिवेटेड यूथ्स, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर टॉपिक उठ रहा है और यहाँ का यूथ दिखा रहे हैं कि ये तो दारू पी के अभी ये करने जा रहे हैं। तो क्या अंडरलाइन कहीं पे एक सटायर आपने देने का कोशिश किया है इस चीज को लेके या फिर क्या? हाँ, आई थिंक एक तो पहली बात सीबीआई के इसमें सेट करने का एक तो बहुत बड़ा रीजन था कि मैं बड़ा हुआ हूँ उस टाइप के एस्टेब्लिशमेंट के अंडर ना, मतलब कि मेरे दादाजी सीपीआई में थे, मेरे चाचा सीपीआई के लीडर हैं, मेरे पापा भी सीपीआई में है, तो उस एस्टेब्लिशमेंट के अंडर मैं बड़ा हुआ हूँ, बट ऑब्वियसली मैं उस एस्टेब्लिशमेंट के प्रॉब्लम्स भी देखता हूँ, बट आई स्टिल फील कि इट इज स्टिल अ स्लाइटली मोर लिबरल साइड ऑफ द वर्ल्ड देन द अदर जो राइट विंग जो ये है, तो वो चीज तो हमेशा से थी। तो आई थिंक दरभंगा जैसे स्पेस में जहाँ पे कल्चरली इतना बड़ा ब्लॉकेड है कि तुम एज अ कपल, एज एन अनमैरिड कपल तुम कहीं पे रहने नहीं दिया जाएगा। Exactly. तो उस टाइप के सिचुएशन के कारण मैंने वहां पे डिसाइड किया उनका स्टे देने का, कि उसके कारण वो लोग एक आइडिया ऑफ अ लिबरल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जाके रह रहे हैं। वो आइडिया था, और प्लस साथ में मैंने जो फादर का जो कैरेक्टर है उसको भी अगर तुम every time there is a conversation about the father, अगर तुम जाके ऑब्जर्व करो फिल्म में, तो there is an association with God and temple that is being made,
कि जब वो पहली बार अपने भैया के पास जाती है बात करने के लिए, गली वाले भैया, वो सीन भी मंदिर के बाहर होता है। जब वो कॉल पे है भैया के साथ, उस टाइम पे भी इफ यू हियर दूर में आरती चल रही है, तो वो एक एसोसिएशन भी मैंने साथ में बिल्ड करने की कोशिश की है। तो देयर इज, प्रियंका इज आल्सो काइंड ऑफ स्टक बिटवीन टू आइडियोलॉजीज, सॉर्ट ऑफ एक वाला भी चीज था, एंड नीदर ऑफ देम आर सेटिस्फाइंग ऑब्वियसली, और कंप्लीट इन देमसेल्व्स, मतलब ऐसा भी है। दूसरी चीज एबीवीपी वाली जो चीज है, ठीक है, मतलब वो तो अब क्या ही कमेंट करें। एक्चुअली मैं वहां पे थी, आपने बस रिकॉर्ड करके डाल मैंने दिया। मैंने बनाया नहीं है, वो लिखा हुआ है उस बस पे, वो वहीं पे है। मेरा बस चॉइस था कैमरा एंगल का, बस, और कोई चॉइस नहीं है। बाकी वो बस पानी में ही रहती है हमेशा, और वहां पे लिखा रहता है एबीवीपी। और ठीक है। तो वो चीज थी। और पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो अल्कोहल बैन के ऊपर भी आपका एक जाइब है कि भाई लॉकडाउन, और मैं भी बिहार से ही आता हूँ सर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बांका। अच्छा, तो मैंने भी ये चीज तो रियलाइज किया है। तुम्हारा तो तभी भी सही होगा, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते होगे, मतलब। होम डिलीवरी, वो जो आपने होम डिलीवरी वाली बात बोली ना, एग्जैक्ट, इसीलिए मैं इतना कनेक्ट किया कि अरे यार, ये तो मतलब मेरे घर के बगल का लैंग्वेज जो आपने यूज किया, वही लैंग्वेज का भी सर, ये सब जो आपने पकड़ा है, मैंने एक ढिपलिस था, एक ढिपलिस, फिर मऊगा, फिर ये सब जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग आसपास के मोहल्ले में ये सब सुने हैं, तो ये सब आपने स्क्रिप्ट के दौरान लिखा था, और इसी से क्वेश्चन आता है कि हाउ मच वाज इट इम्प्रोवाइज्ड? तो इसमें काफी सारा इम्प्रोवाइज्ड ही है। कुछ कुछ अब फ्रेजेस हैं जो आई डोंट थिंक ये सारे जो है वो सब मैंने लिखे हुए थे। वो हम लोग बात करते करते, क्योंकि मऊगा एनीवे इज नॉट अ दरभंगा का, ये ज्यादा आई थिंक सर आपने फोकस भी ज्यादा दरभंगा मैथिली पे किया नहीं, इसमें नॉर्मल लैंग्वेज ही यहाँ पे। हाँ, नहीं, वो तो हिंदी में ही है। दरभंगा में जनरली बोलचाल की भाषा एनीवे, मेरी भी अपने दोस्तों के साथ हिंदी रही है, बिकॉज दरभंगा थोड़ा सा मल्टीकल्चरल हो जाता है, मतलब इट्स नॉट कंप्लीटली जस्ट मैथिल पीपल। तो उस चीज के कारण जनरली बोलचाल की भाषा दरभंगा में हिंदी रहती है। धुई में भी, अगर धुई देखिए, हाँ, तो धुई में भी इफ यू सी कि बस जब घर वाले जो सीन्स है उसमें मैथिली बोली जा रही है, बाकी जहाँ और हमारे में घर वाला कोई सीन ही नहीं है, तो मतलब तो अगर शायद घर का कोई सीन रहता तो उसमें मैथिली इंक्लूड होती। नहीं था तो मुझे जरूरी नहीं लगा कि मैथिली में किया जाए। दूसरी बात, भाषा पे अगर आते हैं तो हाँ, मतलब एक सर्टेन टोन, जो दरभंगा का टोन है, वो स्क्रिप्ट में था ऑलरेडी। बट जो ये छोटे छोटे ये हैं, अब कुछ कुछ मुझे काटने भी पड़ गए, जो, क्योंकि इम्प्रोवाइज करने में वैसा हो जाता है ना कि कोई एक टेक में आया है, कोई एक टेक में नहीं आया है। तो दरभंगा का एक आउटर एरिया है जहाँ पे सारा डिस्ट्रिक्ट, मतलब जहाँ पे कोर्ट है और डीएम का ऑफिस है और सब, उस एरिया में, उस एरिया का नाम लहेरिया सराय। तो दरभंगा में ही आता है लहेरिया सराय। तो किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है या फिर कुछ ये हो गया है, दिस इज अ वेरी लोकल थिंग, जो दरभंगा के बाहर किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि उसके साथ ये हो गया, तो उसको ले लहेरिया सराय बोलते हैं। कि उसको अब लहेरिया सराय जाना पड़ेगा, ले लहेरिया सराय टाइप का। तो वो भी था, बट वो कोई एक टेक में था तो वो हटाना पड़ गया। तो इस टाइप का कुछ कुछ है लैंग्वेज को लेके जो कोशिश किया था डालने का। और अभिनव भी, बहुत सारे अभिनव ने, सारे एक्टर्स ने इम्प्रोवाइज किया। बहुत सारे एक्टर्स दरभंगा के हैं तो उन्होंने थोड़ा दरभंगा वाले में किया है। अभिनव थोड़ा सीतामढ़ी वाले साइड का है, धीरज छपरा वाले साइड का है, तन्या थोड़ा पटना से है। तो वो थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ बहुत सारे बिहारी छोटे डायलेक्ट्स का हो गया है। बट आई थिंक उसके कारण उसका रीच भी आई थिंक बढ़ जाता है, बिकॉज डजंट से स्पेसिफिक टू बस दरभंगा। अभी मुझे सर बात करनी है वो सीन के बारे में। आई वाज ब्लोन आउट बाय दैट सीन, जिसमें वो जो 8 दोस्त, 5 दोस्त जो बैठ के, 4 दोस्त है ना, 1 2 3 4, हाँ 4 दोस्त है, जिसमें एक नया बंदा है आया हुआ है, एक निहाल है जिसका मजा लिया जा रहा है, और हमारे दोस्तों में एक होता है जिसका सब मिलके रोस्ट करते हैं। वो उस ग्रुप में निहाल था, और एक बुली था जो सुमित था, जो बुली कर रहा था उसको। वो सीन का हमको सर कहानी बताइए कि क्या था। और वो 8-10 मिनट तक एकदम वन टिक शॉट पूरा चलता है, तो वो पूरा स्क्रिप्ट 8 मिनट का तो नहीं होगा आई थिंक। वो लोग बात करते करते ही ऐसा मतलब फील ही नहीं हुआ कि यार ये लिखा क्या है, तो उसके पीछे का कहानी बताइए वो।
तो आई थिंक बिकॉज मैंने बताया ना कि फिल्म का आइडिया भी इनिशियली उसी जगह पे आया था जब हम लोग बैठ के दारू पी रहे थे, तो आई थिंक वो बहुत एक मेजर सीन था मेरे लिए हमेशा से। तो जो मैंने स्क्रिप्ट में लिखा था वो आई थिंक 3 मिनट टाइप का सीन होगा वो ओवरऑल, इंक्लूडिंग प्रियंका जब बाहर आती है और वो वाला जो डिस्कशन है वो सब मिला के 3-3.5 मिनट का सीन होगा वो। बट जब हम लोग स्टार्टिंग से ही जब मैं एक्टर्स को ऑडिशन कर रहा था तो मैं उनको वही सीन देता था करने के लिए। सारे मेल एक्टर्स ने सबने ऑडिशन उसी सीन पे किया, तो कोई भी रोल के लिए कर रहे हो तो उस सीन को इम्प्रोवाइज करने में या फिर उस सीन के लैंग्वेज में बात करने में किसका क्या स्ट्रेंथ है वो पता चल जाता था। तो आई थिंक बट उस ऑडिशन प्रोसेस का फायदा ये हुआ कि बहुत लोग बहुत सारे तरह तरह के जोक्स मारे लोगों ने, क्योंकि फ्रीडम थी कि कोई भी मतलब फनी होना है तुमको इस सीन में ना, तो बहुत तरह के जोक्स मारे लोगों ने जो कि मैं लिखता जा रहा था कि मतलब ना कि अच्छा ये जोक अच्छा है ये लिख लेते हैं, ये अच्छा है ये लिख लेते हैं। ऑडिशन से आपने स्क्रिप्ट रेडी कर ली। हाँ, तो ऑडिशन वाली चीजें ऐड हुई, फिर बाद में इम्प्रोवाइज कर रहे थे ऐसे भी सीन को, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐड हुई। मतलब सेकंड मतलब जो शाम है ना वो वाली जो दारू पीने से शुरू होती है से लेके अपना फाइनल जो जब प्रियंका सिंह जा रही है और तन्या उसको बाइक दैट वो इतना जो ये 25 मिनट का जो एक सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस हमने 13 दिन शूट किया है। मतलब रोज शाम का टाइम है, मतलब वही 4 बजे से हम लोग लग गए, 4 से 7 बस ये सीन का आज ये पोर्शन कर लेते हैं या फिर इस पोर्शन का बस एक शॉट कर लेते हैं, तो रोज वही चलता था। मतलब कि कितने दिन लगे सर शूट करने में? 21 डेज, 21 दिन में पूरा कंप्लीट। हाँ, हाँ। तो मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शॉट्स तो है नहीं फिल्म में, मतलब आई थिंक बहुत स्ट्रेसफुल भी नहीं था। हम लोग ऑन एवरेज 6-7 शॉट एक दिन में ले रहे थे। ऑन एवरेज अगर तुम देखो कोई बड़े सेट पे तो 13 से 15 शॉट्स लेते हैं लोग आराम से। हमारा बहुत रिलैक्स था, 6-7 शॉट एक दिन में लेते थे। थोड़े लंबे लंबे टेक्स भी थे तो उसके कारण भी हो जाता था। तो हम लोग वही तो हाँ, ये इम्प्रोवाइजेशन से ऐसे शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग रिहर्स कर रहे थे, तो शील है जिसने मयंक प्ले किया है, तो वो स्टैंड अप कॉमिक है वो। तो स्टैंड अप करता है, स्किट्स विट्स बनाता है, उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस पे भी 50,000 फॉलोअर्स वगैरह हैं। तो हाँ, तो वो मिमिक्री भी सिखाता है एक्चुअली। उसको सबकी मिथुन से लेके सबका करना आता है मिमिक्री, तो वो लोगों को मिमिक्री सिखाता है। उसके मेजर जो ऑडियंस है वो वही मिमिक्री सीखने वाली है। तो वो था, तो उसके पास बहुत सारे जोक्स थे ये वो उसको तो हम लोगों ने वही उस टाइम पे, क्योंकि एक बंदा तो नया है तो उसके साथ उसकी एनर्जी तो डिसाइडेड थी कि ठीक है तुम क्यूरियस हो, तुम जानने की कोशिश कर रहे हो बाकी लोगों के लाइफ में, मतलब एग्जैक्टली क्या डायनामिक है इस ग्रुप का ना, क्योंकि ग्रुप तो ये 3 लोगों का ही है। और उसके बाद फिर निहाल और सुमित का एक ऑलरेडी बिकॉज ऑफ सेलिंग ऑफ द बाइक और वो वाली जो चीज है वो उसके कारण एक थोड़ा सा टेंशन उनके बीच में ऑलरेडी था। हाँ है, तो डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे कि उसको बुरा लगा है तुम बाइक बेचे हो, वो चीज उसके मन में है दबा हुआ। वही तो वो निहाल की तरफ से बहुत ज्यादा है, मतलब ना कि वो अब उसको बार बार इसलिए वो एक्सप्लोर करेगा, मतलब ना कि वो बात नहीं बोल रहा है, शांत लास्ट में जाके वो फटता है बीच बीच में ना। तो और सुमित काइंड ऑफ वही कि वो उस टाइप के जोन में ही है दारू पीने वाले बच्चों की, क्योंकि वो अभी जस्ट उसके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो उस टाइम पे डेफिनेटली वो था उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट कि दोस्त की बाइक बेचनी पड़ी। बट अभी जो उसका प्रियंका के साथ जो झगड़ा हुआ है दैट इज वेइंग ऑन हिज माइंड कि वो उसका अग्रेशन निकाल रहा है टाइप से ना। तो अभी वो निहाल वाला कॉन्फ्लिक्ट अभी उसके लिए नीचे चला गया थोड़ा प्रायोरिटी में, तो वो चीज थी। और फिर मयंक का तो ऐसा था कि इज लाइक डजंट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट इन दिस ग्रुप अंटिल प्रियंका सिंह कम्स एंड उसका फिर वो उस टाइम पे कि मिलने जाना है और उसकी गर्लफ्रेंड थी पहले। वो बहुत ही कॉमन है हमारे मोहल्ले में, मतलब ऐसा होता है कि मोहल्ले का प्यार अक्सर डॉक्टर इंजीनियर उठा के ले जाते हैं, रांझना वाला एकदम एग्जैक्ट वहीं से लिखा गया है। शादी होके आती है 2 बच्चों के साथ, फिर उसको चिढ़ाते हैं। ये बहुत ही वो वाले स्पेस से ही आ रहा था बोला। तो वो था, तो आई थिंक उसके बाद तो लिखना तो कुछ था नहीं, इम्प्रोवाइज करने में जो सब पसंद आ रहा था ये वो था। सिंगल टेक नहीं है एक्चुअली, मतलब बीच में कट्स थोड़े बहुत तो आते हैं। मेरा मन था कि काश मैं रख पाता, मतलब क्योंकि जो हमने शूट किया था ना वो एक सिंगल टेक है 10 मिनट का। जो कैमरा का शॉट लिया हुआ है वो मतलब ऐसा लगता है कि वो चल ही रहा है लगभग 5-6 मिनट वो कंटिन्यू है, फिर बीच में एक कट होता है, फिर वहाँ पे सुमित का एक्सप्रेशन के लिए वहाँ पे एक कट होता है, फिर से वो कट टू वही सीन वही। तो वो आई थिंक बीच में हम लोग 3 बार आई थिंक अंदर जाते हैं, मतलब ना कि अंदर बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं गए हैं, आधे मिनट टाइप 20-25 सेकंड के लिए जाते होंगे और फिर वापस बाहर आ जाते हैं। बट वो बीच में कट्स हैं बिकॉज क्योंकि वो पूरा सिंगल टेक में ऐसा प्रॉब्लम हो जा रहा था ना कि कुछ बातें दोबारा हो गई है टाइप से ना,
कि कुछ कुछ बातें 2 बार हो गई हैं, तो उनको कैसे एडजस्ट करना है ना, ताकि वो फिर एट द एंड रख सकते थे वो पूरा 10 मिनट का सिंगल टेक, बट वो हो सकता है कि ऑडियंस लूज कर देती थोड़ा सा, कि कुछ हो नहीं रहा है अभी टाइप का, तो हल्का सा कट करना पड़ा। एक काश रख सकते वो पूरा सिंगल टेक में, तो बहुत मुझे तो बहुत मजा आया था, और क्योंकि वो हाँ, जी जी शूट करते वक्त ही वो फील हो गया था ना कि इतनी लाइफ, इतनी ज्यादा लाइफ अभी बहुत ऑब्जर्व हुई है हाँ कि वो बहुत रेयर था। तो बहुत अब मुझे कुछ भी करके ये सीन को वर्क कराना था कि ये सीन तो वर्क करना चाहिए यार, क्योंकि ये सीन मतलब वो हाईलाइट सामने से देखते वक्त ही इतना मजा आया था ना कि जब डायरेक्ट करते वक्त, तो ऐसा था कि ये वर्क तो करेगा लोगों के लिए, जस्ट कि इस टाइम तक लोग अगर फिल्म में इन्वॉल्व रहे तो ये सीन तो वर्क करेगा। और उससे वही। बहुत सारा कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आपने देखा है कि ये लोग किस टाइप का सिनेमा देख के बड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपने अजय देवगन वो जो सपना वाला जो चीज़ उस वहाँ पे आपने ऐड किया, उससे पता चल रहा है कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिल वाले मूवी, जो कि भाई लड़की के लिए पागल हो जाओ, लड़की अगर नहीं मान रही है तो भाग जाओ। तो मेरा ये सवाल है कि सिनेमा को देख के हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या फिर समाज से इन्फ्लुएंस होके भी सिनेमा बन रहा है। अभी का दौर, अभी आप जैसे देखेंगे तो एक बहुत ही हैवी अमाउंट क्वांटिटी में राइट विंग फिलोसफी वाली मूवीज़ बहुत ज़्यादा, राइट विंग फिलोसफी की बहुत मूवीज़ बन रही है, और उसको ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है बिकॉज अभी डोमिनेटिंग अगर देखा जाए तो राइट विंग है। तो क्या इस टाइप का इन्फ्लुएंस रहता है सिनेमा का समाज पे या समाज का सिनेमा पे? आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मुझे यार, मैं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड हूँ इस चीज के बारे में। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि सिनेमा लोगों का साइकी को एक्चुअली कितना अफेक्ट करता है। मतलब मैं वन ऑफ दोज बिलीवर्स नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एक फिल्म ने मेरी साइकी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल दिया, मुझे बदल दिया एज ए ह्यूमन बीइंग। मेरे साथ फॉर सम रीजन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। तो पर्सनल लेवल पे, आई थिंक सोशल लेवल पे हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि फिल्मों का कितना खराब इन्फ्लुएंस होता है और ये सब वो सब, बट आई थिंक वो इन्फ्लुएंस ऑलरेडी सोसाइटी में है। जी वो सोसाइटी के अंदर वो इन्फ्लुएंस ऑलरेडी है, और वो एक वॉइस बस ढूंढ रही है कि कोई एक पॉपुलर वॉइस बस इस चीज को मतलब एक बार जस्टिफाई कर दे, कर दे कि देखो ये तो मेरे वेरीफाई कर दे, तो फिर मैं भी उस चीज को और बहुत ओपनली बोल सकता हूँ। हाँ बट आई डोंट थिंक कि वो सिनेमा ने एज सच इन्फ्लुएंस किया है उस कल्चर को। आई थिंक प्यार के मामले में मे बी आई कैन बिलीव कि हाँ, मतलब आइडिया ऑफ लव जो है वो बहुत लोगों का रहना है तेरे दिल में, या दिलवाले, या फिर इस टाइप की फिल्मों से बहुत ज्यादा आया है आदमियों का। मतलब ना कि मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था सबको मैडी बनना था, मतलब ना कि सब एवरीबॉडी वांटेड टू बी मैडी, रहना है तेरे दिल में जो माधवन का कैरेक्टर है। एंड अभी मैं रिवॉच कर रहा था रिसेंटली, एंड मैं रियलाइज किया कि काफी काफी टॉक्सिक फिल्म है यार। मतलब एनिमल वगैरह सब उस ये टाइम कर रियलाइज नहीं हुआ था, उस टाइम मजा आता था देखने में। रहे हैं। कि सही में सच्चा प्यार तो करता है, बट व्हाट ऑल लिमिट्स ही गोज टू, तो एक्सट्रीम है यार काफी। तो मेरा सर यही था कि आप भी तो लेकिन उसी वही सब सिनेमा देख के आए हैं, तो आपका ये दिमाग कब खुला कि, या फिर आपको ऐसा क्यों वो सब फिल्में बनाना आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही है, और आप कुछ ऐसा सिनेमा बनाना चाह रहे हैं, या इस टाइप का सिनेमा आप क्यों बनाना चाह रहे हैं? ये इसके बारे में। तो पता नहीं, वो एक अवेकनिंग हो गई थी। मतलब बहुत कम एज में तो नहीं हुई थी ऑब्वियसली, मतलब 9 साल 10-12 साल की एज में मैंने रहना है तेरे दिल में देखी होगी, या दिलवाले भी आई थिंक अराउंड उसी एज में देखी होगी, इवन दो फिल्म पहले की है, बट ऑब्वियसली बचपन में तो कोई दिलवाले देखता नहीं था। तो थोड़ा सा आई थिंक 8-9-10 साल की एज में कभी दिलवाले देखी होगी, और ये सब बाकी फिल्में भी। बट फॉर सम रीजन पता नहीं, ऐसा था कि घर पे भी ऐसा कल्चर था कि थोड़ा सा कुछ तो अच्छा कंटेंट देखने का कुछ तो कल्चर था। आई डोंट नो सीपीआई के एसोसिएशन के कारण आया था, जो भी रीजन से आया था। थोड़ा बिहारी होने वाले चीज के कारण भी आया था, क्योंकि उस टाइम पे प्रकाश झा वाज मेकिंग वेरी गुड फिल्म। गंगाजल और अपहरण जब वो बना रहे थे, जो दौर था अर्ली 2000s का, तो उस टाइम पे ही वाज मेकिंग वेरी गुड फिल्म्स। आई थिंक मनोज वाजपेयी वाज डूइंग वेरी गुड फिल्म्स। तो एज अ बिहारी यू यूज्ड टू वॉच मनोज वाजपेयी की फिल्में, प्रकाश झा की फिल्में, पिंजर देख रहे हैं हम लोग घर पे सब लोग जमा होके, ओमकारा देख रहे हैं घर पे सब लोग जमा होके टाइप से ना। तो एक नेचुरली एक कल्चर था कि पापा चाचा सब लोग बैठ के जब देख रहे हैं कोई फिल्म, कि मम्मी देख रही है हर तरह का सिनेमा, हम लोग सब लोग घर पे बैठ के देख ही रहे, बट जब पापा देख रहे हैं चाचा देख रहे हैं, तो वो लोग बैठ रहे हैं इन्हीं फिल्मों के लिए। मतलब ना कि ये फिल्में देखते हैं टाइप का, गंगाजल देखते हैं या फिर ये सब। तो उस चीज के कारण पता नहीं एक सर्टन टेंडेंसी आनी शुरू हो गई थी ना, कि एक कुछ सोशली कॉन्शियस अगर फिल्म हो। और फिर रंग दे बसंती देखी, रंग दे बसंती ने बहुत उस सेंस में इंस्पायर कर दिया उस मोमेंट पे कि
उस मोमेंट पे तो ऐसा था कि करप्शन ही खत्म कर देना है, और ये वो अभी सर आपको लगता है कि रंग दे बसंती अगर रिलीज होती है तो क्या उस लेवल का सक्सेस मिलेगा या फिर क्या लगता है आपको? मिलेगा। आई थिंक रंग दे बसंती, क्योंकि रंग दे बसंती इज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ इट्स आइडियाज, इट्स रेवोल्यूशनरी आइडियाज। आई थिंक रंग दे बसंती इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ वो फ्रेंडशिप इतने अच्छे से दिखाई है ना उन्होंने। तो अगर तुमने फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से दिखाई है, और मतलब वो बेस अगर तुम्हारा स्ट्रांग है, तो आई थिंक उसके ऊपर तुम अगर आइडियाज पे बिल्ड कर रहे हो, तो आई थिंक सक्सेसफुल हो सकती है फिल्म ना, कि बिकॉज वो दोस्ती वाला, वो कॉलेज की दोस्ती वाली चीज रियली वर्क्स, मतलब रंग दे बसंती में। तो इवन अगर मुझे लगता है आज भी आएगी तो रंग दे बसंती विल बी अ सक्सेसफुल फिल्म। आई थिंक उसके क्रिटिक्स बहुत सारे होंगे जो बोलेंगे कि ये गलत दिखाया है, ऐसा तो कोई भी चीज पे मतलब इतना नहीं है हिंदू मुस्लिम वाला, या जो भी लोग बोलते हैं, मतलब पता नहीं क्या, जो भी कि ये नहीं हो रहा है आजकल सोसाइटी में, ऐसा गलत दिखाया है और ऐसा नहीं होता है, और ये जो भी, बट आई थिंक फिर भी ये तो रहेगा कि रंग दे बसंती सक्सेसफुल तो होगी आज भी, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे एक्चुअली क्यूरियोसिटी ये इसलिए हुई ना कि मैं आपके पीछे देख रहा हूँ डेविड लिंच, मलहोलैंड ड्राइव, और फिर जो हम लोग सिनेमा देख रहे हैं वो ये तो नहीं है। हम लोग सिनेमा जो है वो पूरा बॉलीवुड, पीक बॉलीवुड, वो सब सिनेमा हम लोग देख के पले बड़े हैं। तो क्या फिल्म स्कूल में आपने फिर जाके वर्ल्ड सिनेमा को एक्सप्लोर किया, या उसके पीछे की क्या? तो ऐसा था यार, मैंने बचपन में ही थोड़ा, मतलब वर्ल्ड सिनेमा नहीं, बट आई थिंक 8th-9th के अराउंड, मैंने 9th स्टैंडर्ड में शायद था मैं, तब मैंने पहली बार डिपार्टेड देखी थी। अच्छा, और डिपार्टेड। हाँ, तो उस टाइम पे तो आई वाज बहुत, मतलब मैं पूरा ही ब्लोन अवे था द डिपार्टेड देख के, कि मतलब प्राइज ऑफ किलिंग द प्रोटैगनिस्ट। हाँ, आई में एकदम वही वो जो इतना सडन जो डेथ है प्रोटैगनिस्ट का ना, वो बहुत शॉकिंग और बहुत, तो उसने जिस तरह से अफेक्ट किया था ना, वो बहुत रेयर है। तो आई थिंक उसके कारण एक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वाचिंग दिस काइंड ऑफ सिनेमा हो गया था। बट वो उस टाइम पे ऐसा था कि डायरेक्टर्स वगैरह उतना जानते नहीं थे, तो ऐसा था कि अच्छा, डिकैप्रियो की फिल्में अच्छी होती है, डिकैप्रियो की फिल्में देखनी है, या फिर हीरो के अरे ये अच्छे कौन फिल्म। एक्टर, ये बूढ़ा एक्टर कौन था जो इसमें था, टाइप से, जैक निकलसन, उसका कुछ और मिलता है तो वो देखना है। तो उस टाइप की एक टेंडेंसी क्रिएट हुई। उतना एक्सप्लोर नहीं किए थे बात। हाँ, उस टाइम पे आइडिया नहीं था डायरेक्टर्स कौन है, क्या है, मतलब ना कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है तीनों पार्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि पीटर जैक्सन की फिल्में ढूंढ के देखते हो ना, मतलब कि वैसा उस टाइप का नेचर नहीं रहता था फॉर सम रीजन। आई थिंक एक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में देख रहे थे सिनेमा, हिंदी में इट वाज ऑलवेज अबाउट द एक्टर, अपार्ट फ्रॉम लाइक सम फिल्म मेकर्स की भंसाली और करण जौहर को तुम छोड़ दो उस पीरियड में, तो यू यूज्ड टू वॉच फिल्म्स फॉर एक्टर्स, नॉट फॉर द फिल्म मेकर। तो उसके बाद फिर 10th के बाद मैं कोटा गया। कोटा में हमारा ऐसा मेरी मतलब बहुत सारे लोगों से दोस्ती हुई। वहां पे मुझे पहली बार पता चला IMDb कुछ होता है टाइप से। अच्छा, वहां पे टॉप 250 है एक। अच्छा, इसमें अच्छी अच्छी फिल्में रहती हैं। वो कोई दोस्त ने मुझे कुछ कुछ फिल्में दिखा दी। लखनऊ से थे मेरे बहुत सारे दोस्त वहां पे। लखनऊ से थे और सूरत से थे, अधिकतर मेरे दोस्त वहां पे लखनऊ और सूरत से थे। तो वहां पे मैंने देखा बहुत सारा, आई थिंक, तो वहां पे एक Xbox करके था। यस सर, तीन फ्लोर, पता है? अच्छा, तुम गए हो कोटा? नहीं मैं गया नहीं हूँ, बट पता है मेरे दोस्त लोग। हाँ, तो वो 2-3 फ्लोर का वो था जहाँ पे ऐसा 70-80 टीवी, 100 टीवी लगे हुए थे, और वहां पे अपना लाइब्रेरी है, हिंदी फिल्म्स की, इंग्लिश फिल्म्स की, और अपना रीजनल साउथ की फिल्म्स की। तो उसमें से कोई भी एक फिल्म सेलेक्ट करो, 20 रुपए में देख सकते हो टाइप का। तो ज्यादा 2-3 लोग जा रहे हो, तो अकेले जा रहे हो तो 40 रुपए लगेंगे, 2 लोग हैं तो 50 लगेंगे, इस टाइप का टोटल 50 लगेंगे। तो 25-20 रुपए में एक फिल्म देख सकते हो। तो हम लोग दिन भर उधर ही बैठे रहते थे। तो अब उधर ऐसा होता था कि फिर पहले शुरू किया कुछ, तो मतलब वॉचमैन देखी या फिर कुछ देखा ना, मतलब, बट फिर धीरे धीरे जाने लगे उस तरफ, मतलब स्कॉर्सेज़ी का पुराना सिनेमा देखने लग गए, गुडफेलास, और टैरेंटिनो डिस्कवर किया। नोलन की तो ऑब्वियसली बैटमैन बिगिंस और डार्क नाइट तो देखी हुई थी, बट फिर मेमेंटो देखी, और ये सबसे शुरू हुआ। फिर एमिली और ये सब धीरे धीरे फिर वो मूवमेंट टुवर्ड्स मलहॉलैंड ड्राइव तो एक्चुअली मैंने कॉलेज पहुंच के देखी। डेविड लिंच का आई डोंट थिंक कोई काम मैंने वहां पे देखा था, बट हाँ, तो ऐसे ही धीरे धीरे मूवमेंट टुवर्ड्स वर्ल्ड सिनेमा और टुवर्ड्स एक सर्टेन आर्टिस्टिक काइंड ऑफ सिनेमा हुआ। और मुझे रियलाइज होने लग गया कि मुझे कमर्शियल फिल्म्स कभी उतना ज्यादा अफेक्ट ही नहीं की थी, मतलब ना कि कुछ कुछ ने किया था। नहीं की थी। हाँ, रंग दे बसंती ने जैसे किया था, या फिर ऐसी बहुत सारी फिल्में थी जिन्होंने अफेक्ट किया था। बट व्हेन आई यूज्ड टू वॉच कभी खुशी कभी गम, आई वाज़न्ट मूव्ड, मतलब आई वाज लाइक कि हाँ, मतलब देयर आर गुड थिंग्स, मतलब अच्छा लगता था टाइप से, और एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस के कारण भी अच्छा लगता था कि 7-8 लोग साथ में बैठ के देख रहे हैं, मम्मी रो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब अच्छी फिल्म है, मतलब ना कि कि लोग रो रहे हैं।
ऐसा नहीं कि खुद रोना आ रहा है, बट लोग रो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है। तो वो धीरे धीरे झुकाव अपना समझ में आने लग गया ना कि मेरा नहीं है झुकाव। मतलब मैं जब ये सिनेमा डिस्कवर कर रहा हूँ तो मैं उतना जो एक्साइटमेंट फील कर रहा हूँ वो एक्साइटमेंट मैं नहीं फील कर रहा हूँ जब रेडी आ रही है या फिर गजनी आ रही है या फिर उस टाइम पे जो सब फिल्में आ रही कि या तो वो टेंडेंसी खुद की समझ में आने लग गई, तो उसके कारण धीरे 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 बढ़ता गया उस तरफ। और फिर फिल्म स्कूल में जाने के बाद तो फिर वो वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर और बहुत बढ़ जाता है। इवन तो मैंने कॉलेज में ही बहुत देख ली थी, मतलब मैंने सब कुछ ही देख लिया था। मतलब कॉलेज में ही हमारे पास बहुत अच्छा वो था, लैन था जहाँ पे अपलोडेड रहती थी ये सारी फिल्म्स। तो साइट एंड साउंड की टॉप 1000 फिल्म्स की लिस्ट किसी ने सारी फिल्में अपलोड करके रखी हुई थी। हाँ ये सारे तो मैं भी एमटेक एनआईटी दुर्गापुर से है मेरा, तो वहाँ पे भी एक बंदा ऐसा था जो सब के सब अपलोड करके रखता था ऐसे जाके देख। तो फिर वहां से वो साइट एंड साउंड की पूरी वो अलग से मैं हार्ड ड्राइव 500 जीबी के खरीद के आ रहा हूँ, उसमें साइट एंड साउंड की किए जा रहे हैं सारी डाउनलोड। तो वैसे ही देखना शुरू किया फेलिनी। फिर फेलिनी ने बहुत इंस्पायर किया। जी ऑब्वियसली बर्गमैन और ये सब भी थे फेलिनी, लेकिन फेलिनी आई थिंक उस टाइम पे मेरा वन ऑफ द फेवरेट फिल्म मेकर था। फेलिनी में आपने ताको बताया भी था कि आई विटोलोनी का काफी इन्फ्लुएंस था इसमें। हाँ, ये विडलोनी से बहुत इंस्पायर्ड है पोखर, मैंने आई देखी थिंक। एक्चुअली कुछ दिन पहले आई विटोलोनी ही देखी मैंने 8.5 पहले देखी हुई थी। फिर आपने आई विटोलोनी आपके इंटरव्यू से मैंने देखा था एंड आई कुड सी द पैरेलल्स। उसमें भी 5-6 मतलब कैरेक्टर्स हैं और उसके वही ऊपर वही में उसके लाइफ में जो जो हो रहा है और बहुत ही ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स का ऑर्डिनरी स्टोरीज है एंड दीज स्टोरीज अबाउट नथिंगनेस। मतलब कि कुछ है हो नहीं रहा है ऐसा भाई तुमको कि ऐसा बड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा या वैसा कुछ नहीं, बस इनका ये किरदार है और ये कैसे लाइफ जी रहे हैं उनमें तुम अपने आप को खोज सकते हो। तो ऐसा वही कुछ वही आइडिया था इस हाँ मूवी को लेके। एंड देयर इज नो स्कोप फॉर चेंज। आई थिंक ये विडलोनी में कैरेक्टर्स बदलते नहीं है, नहीं वो वही बदलते हैं, यस यस वही यस है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। वो भी चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी। और आई थिंक वो स्मॉल टाउननेस जो है ना ये विडलोनी का, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्मों ने शायद वो स्मॉल टाउननेस कभी कैप्चर ही नहीं कर पाया। हाँ जो मैं दरभंगा में रहते हुए जिस स्मॉल टाउन में जी रहा था, हाँ वो स्मॉल टाउननेस मुझे फेलिनी ऐसा लगता है बेटर कैप्चर कर पाता है देन यहाँ पे बिहार के फिल्म मेकर्स ने भी जो बनाई है फिल्में या फिर जैसा भी। वो तो सोल को, एक सिटी के सोल को कैप्चर करना कि प्रियंका एक अपने एक कोई फ्रेंड के साथ बैठी हुई है जो जिसके बारे में वो घर के बारे में पूछ रही है कि घर वाले मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। कोई एक बंदा रहता है और पीछे से एक साइकिल वाला जाता है और कमेंट पास करके बस चला जाता है, वो बैकग्राउंड में है बट आपको एक फील आ जाएगा, जगह का फील आ जाएगा, लोगों का फील आ जाएगा। वही वही विटलोनी में भी आप देखिएगा लास्ट में एक जो मेन कैरेक्टर है जिसकी जो चीट कर रहा होता है, क्या तो नाम रहता है उसका, तो वो लास्ट में जाके ही गेट्स पनिश्ड उसके ससुर से, वो जो जूता मारता है उसको या जो। नाउ माय क्वेश्चन वाज दैट कि उसमें भी पैट्रियार्की दिखाया गया है एकदम पूरा ये करके डिटेल में दिखाया गया है कि देखो हम तो आदमी है तो भाई हम चीट कर सकते हैं, ये वो उसको गिल्ट नहीं आता है, लास्ट मोमेंट में जाके आता है। नाउ थिंग इज कि आपने एनिमल देखी है? हाँ, तो उसको लेके इतना ज्यादा बवाल हुआ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि पैट्रियार्की उसमें दिखाया गया बट अब उसको अब लोग बोल रहे हैं कि भाई उसको उस हिसाब से पनिशमेंट नहीं मिला, तो ये तो काफी सब्जेक्टिव बना। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट मूवी? को स्पेसिफिकली अगर एनिमल के बारे में बात करें, जी मुझे ऐसा लगता है कि एनिमल में सही बात है जो तुम बोल रहे हो कि वो जो वायलेंस जो एक बीइंग पास्ड ऑन जो है फ्रॉम द फादर टू द चाइल्ड, उसके इफेक्ट के कारण एक सर्टेन काइंड ऑफ टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है इस कैरेक्टर में। एक लैक ऑफ लव फ्रॉम द फादर जिसको तुम इतना आइडलाइज करते हो टाइप से, एंड वो नॉट एक्सेप्टिंग दैट यू डोंट लव योर फादर। वो जो एक लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है ना कैरेक्टर का, वो डिनायल जो एक है कि नहीं आई हेट माय फादर, दिस कैरेक्टर कैन नेवर एक्चुअली से आउट लाउड कि आई हेट माय फादर, क्योंकि वो उसने दबा दिया है वो फीलिंग को ना अपने इतना अंदर कि तू आप मारे जा रहे तुम्हारे एक सेकंड के लिए तो आएगा यार दिमाग में कि करना बंद कर दिया है। हाँ वही वही कि उसने वो फीलिंग को पूरा कंप्लीटली दबा दिया है और उस रिप्रेशन के कारण एक अजीब सा एक वायलेंस उस कैरेक्टर के अंदर आ रहा है। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो लिखी हुई हैं फिल्म में ना। ओवरऑल फिल्म मेरे लिए वर्क नहीं की, but I don't have these criticisms that much. No, I don't think it's justified. But I'm sure कि बात ये है ना कि अगर तुम इतनी caustic film बनाओगे, अगर if you're making a film that is this violent, that is this out there, जहाँ पे वो कैरेक्टर लड़की को देखते ही बोल रहा है कि your hips are wide, तुम जबरदस्ती प्रोवोक करने के लिए फिल्म बना रहे हो तो फिर तो प्रोवोकेशन तो मिलेगा, मतलब फिर लोग प्रोवोक तो होंगे, लोगों के आउटरीच वाले रिएक्शंस तो आएंगे, ये तो होना ही।
तो वही हुआ है। आई थिंक वो कॉन्वर्जेशन होता रहेगा। आई थिंक वांगा जब भी फिल्म बनाएगा ये कॉन्वर्जेशन विल ऑलवेज कीप गोइंग ऑन। आई डोंट हैव एनी आई डोंट लाइक हिज फिल्म्स और आई डोंट हेट हिज फिल्म्स। आई एम वेरी न्यूट्रल अबाउट बिकॉज आई थिंक ही डज इंटरेस्टिंग थिंग्स इन हिज फिल्म्स बट देयर आर आल्सो सम वेरी जैसे कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी में ज्यादा फक्ड अप है वो। उसका जो पनिशमेंट जो है दैट पनिशमेंट इज लेस एक्चुअली देन एनिमल। आई थिंक एनिमल में तभी भी दैट कैरेक्टर इज इन अ लॉट ऑफ मतलब पनिश्ड ही है यार वो थ्रू आउट लाइफ। ही इज अनेबल टू बी हैप्पी। आई डोंट थिंक दिस कैरेक्टर रणबीर कपूर कैरेक्टर इन एनिमल हैज एनी कैपेसिटी टू बी एक्चुअली हैप्पी। तो वो चीज मुझे ठीक ही लगी। आई थिंक मेरे लिए जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म एनिमल का वो ये था कि एक कैरेक्टर तुमने लिखा जिसके दिमाग में ही इज एट वॉर। वो कुछ तो नेपोलियन ही है या फिर मतलब हिटलर ही है या फिर कोई उसके दिमाग में तो वही कैरेक्टर है ना कि आई एम फाइटिंग कुछ होली वॉर या सम वॉर उसको चाहिए फाइट करने के लिए। तुम एज अ राइटर व्हाई आर यू चूजिंग टू गिव हिम अ वॉर टू फाइट? तुम उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने दो ना। मतलब कि वो तो ढूंढ ही लेगा वॉर फाइट करने के लिए। उसके बाप पे नहीं भी अटैक होता है तो वो अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन खुद ही ढूंढ लेगा बिकॉज़ ही इज गोइंग अबाउट लुकिंग फॉर दैट You are डिस्ट्रक्शन। giving a reason to justify. Why you giving me reason कि उसके बाप पे अटैक हो गया और वो कुछ तो उसके जो भी मतलब जी वो उसके बाप के बिजनेस पार्टनर के बेटे थे और जो भी मतलब ना कि आई थॉट दैट वाज मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर मी देन द पेट्रियार्की और द ये मेरे लिए वो रिप्रेजेंटेशन। फादर सन रिलेशनशिप ही वर्क नहीं किया था पूरा मूवी में जिसके ऊपर पूरा मूवी बेस्ड है इसीलिए। हाँ वही सर अभी आते हैं कास्टिंग पे। तो क्या आइडिया मतलब कास्टिंग का प्रोसेस आपका क्या था? और ये अभिनव झा को शायद आपने तो धुइन के राइटर है ना? गामक घर के सेट पे हम लोग मिले थे। आई थिंक यू मेट बिफोर द शूट ओनली। बिफोर शूट शुरू होने वाला था उससे पहले ही पहली बार मैं मिला हूँ। अभिनव आया हुआ है। उसको अचल ने बोला है तुमको बाल कटवाना है ये हेयर स्टाइल नहीं चलेगी और वहां पे अभिनव बैठा हुआ है कि नहीं से बाल कटवा रहा है। वहां पे हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी और उसके बाद फिर वहीं पे गामक घर के सेट पे दोस्ती हो गई। फिर ऐसा था कि काम करना है फ्यूचर में साथ में। तो मैंने एक और स्क्रिप्ट लिखी थी एक फोटोग्राफर पे। तो उसमें आई वांटेड हिम टू प्ले द लीड। वो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बनाने की बट उस टाइम पे कोविड आ गया 2020 मार्च के अराउंड ये सब चल रहा था। फेब मार्च में मैं जैन में मैंने लिखना शुरू किया था और उसके बाद फिर फॉर सम रीजन वो आइडिया ही ड्रॉप हो गया। मतलब उसना कुछ पता नहीं। पोस्ट कोविड जब निकले हम लोग कोविड से तब तक ऐसा था एनवायरनमेंट की अब कुछ काम ढूंढना है। 5-6 महीने से कुछ काम ही नहीं मिला है टाइप से घर पे बैठे हुए। तो फिर वो आइडिया कभी हुआ नहीं। बट हम लोग ऑब्वियसली वी वांटेड टू वर्क टुगेदर। और फिर फाइनली जब पोखर हो रही थी तब पोखर तो स्टार्ट एज अ शॉर्ट फिल्म हुई थी पार्ट ऑफ एन एंथोलॉजी विद धुई। धुई और शिशिर जो है हमारे दरभंगा से ही हैं वो भी एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाले थे उसमें। बट उस टाइम तक धुई एडिट हो गई थी। धुई वाज लाइक 50 मिनट्स लॉन्ग। और ऐसा लग रहा था कि फिर मैंने भी मतलब मैं भी पहले तभी भी इंटेंशन तब भी वही था कि एंथोलॉजी बना रहे हैं। बट तो उस टाइम पे ऐसा था कि अब अभिनव को मैं कास्ट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज अभिनव हैज ऑलरेडी प्लेड द लीड इन धुई। तो फिर मैं अपने वन ऑफ द माय फ्रेंड्स जिसके ऊपर फिल्म बेस्ड है काइंड ऑफ बेस्ड है वो दो लोग जो है उसमें मेरा जो दोस्त है उसको ही मैं सोच रहा था कास्ट करने की इन द फिल्म। तो उसको मैंने कास्ट किया था। उसके साथ बहुत सारे वर्कशॉप्स किए बहुत ट्रेनिंग की। काफी उसने टाइम भी दिया आपने मतलब वो एक्चुअली वो कोचिंग रन करता है तो वो अपने कोचिंग में से बहुत टाइम निकाल के उसने दिया भी रिहर्सल्स के लिए। बट फॉर सम रीजन मतलब वो एक लेवल पे आके वो परफॉर्मेंस रुक जा रहा था। मतलब ना कि वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि इतने इस परफॉर्मेंस में तो नहीं हो पाएगा। बाय द टाइम वी नॉट वर्कड विद द एक्ट्रेस एट ऑल बिकॉज एक्ट्रेस तब तक कास्ट ही नहीं हुई थी। तो मुझे और डर लग रहा था कि अगर ये वाले सीन्स में कि जो बकचोदी है वो तो सही कर ले रहा है बट जहाँ पे ही थोड़ा सीरियस और इंटेंस और ये सब जा रहा है ना तो उसमें वो ही इज नॉट बीइंग एबल टू फाइंड द नुआंस इन दैट इंटेंसिटी। मतलब ना कि वो फिर वो चिल्ला ही रहा है ना मतलब कि उस वाले ट्रेन्ड एक्टर यू नीड अ ट्रेन्ड एक्टर। तो वो भी रियलाइज किया तो फिर ऑडिशन करना शुरू किया। धीरज को ऑडिशन किया उसके लिए बट धीरज का जो ऑडिशन था तो उसमें रियलाइज हुआ कि नहीं धीरज उतना इज नॉट फिटिंग। जो निहाल प्ले धीरज निहाल प्ले किया तो उसको ऑडिशन किया। ही वाज अ वेरी गुड एक्टर बट इट फेल्ट कि वो सुमित वाला जो वो एक आउट देयर वाली जो चीज है ना सुमित की उसमें फिट नहीं हो पा रहा था। बट आई थॉट ही वाज अ वेरी गुड एक्टर। ही हैड a lot of nuance to him. It's just कि वो उस कैरेक्टर में फिट नहीं हो रहा था। तो फिर तब तक पता चला कि स्क्रिप्ट भी लिख ली थी। एक बार टाइम करके देखा तो रियलाइज हुआ 65 मिनट तो अभी हो रही है अभी और इम्प्रोवाइज करना है कुछ सीन्स और बिल्ड करने हैं। तो रियलाइज हुआ एट द एंड कम से कम 80-90 मिनट की तो फिल्म बनने वाली है तो एंथोलॉजी तो एनीवे कैंसिल्ड ही है। तो फिर सोचा एंथोलॉजी कैंसिल्ड है तो फिर अभिनव के साथ ही काम करते हैं।
तो फिर वही फिर अभिनव को बताया तो अभिनव भी हाँ मतलब उसको भी करना ही था मेरे साथ काम, तो फिर फाइनली हो गया हम लोग का ये साथ में अभिनव का तो सही था वो हो गया, बट तनया की जो कास्टिंग थी, प्रियंका की जो कास्टिंग थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी यार, क्योंकि एक तो एनीवे दरभंगा जैसे शहरों में और स्मॉल टाउन्स में इफ यू जनरली लुक एट फिल्म्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ स्मॉल टाउन्स और जो एकदम इंडी स्केल पे बन रही हैं, एक्ट्रेसेस नहीं एग्जिस्ट करती है स्मॉल टाउन। हाउ डिड यू फाइंड हर सर? हाँ तो हमने तो पहले शुरू किया कि दरभंगा में जो कुछ कुछ एक्ट्रेसेस हैं उनमें से ढूंढने, पता चला कि जो थिएटर करती थी उनमें से बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने थिएटर करना ही बंद कर दिया है बिकॉज घर वालों से मना हो गया है, फिर तो मतलब वी वर एक्चुअली स्टक इन द सिचुएशन जिसके बारे में हम फिल्म बना रहे हैं। बस एक ही अच्छी एक्ट्रेस थी दरभंगा में, निकिता, शी इज प्लेड दी अदर प्रियंका सिंह उसने प्ले किया, और उसके बाद हम वो ढूंढ रहे हैं तो हमने फिर बाहर रीच आउट करना शुरू किया, पटना में, दिल्ली में, तो वहां से कुछ ऑडिशंस आए, पटना से कुछ ऑडिशंस आए, दिल्ली से कुछ ऑडिशंस आए, बट नहीं वी आर नॉट गेटिंग द राइट एक्टर। दिल्ली की एक एक्ट्रेस थी जो हम लोग ऑलमोस्ट फाइनल करने वाले थे, तब तक धीरज ने मुझे अपनी एक दोस्त का नंबर दिया था, वो पटना से है, चेल्सी, उसने असिस्ट किया मुझे फिर फाइनली फिल्म पे कि इसको ऑडिशन करके देखिए भैया, ये अच्छी एक्टर। तो मैंने उसको भेजा तो उसने बोला उसने अभी तो एक्टिंग छोड़ी हुई है, एक्टिंग तो नहीं कर रही है, बट शी वुड लाइक टू असिस्ट मी, बट शी नोज अ फ्यू एक्टर्स जो कर सकते हैं, कि शी हैज हर कजन इज देयर, शी इज अ वेरी गुड एक्टर, शी कैन डू इट। मैंने बोला ठीक है, तो उसको बोलो अपनी कजन को ऑडिशन करने के लिए। तो फिर चेल्सी केम ऑन बोर्ड एज एन एडी और उसने फिर तन्या का ऑडिशन भेजा, और तन्या का ऑडिशन जब मैंने पहली बार देखा देन आई वाज श्योर कि मतलब शी कैन, बिकॉज बहुत ईज था, मतलब ना कि बाकी जो सारे ऑडिशंस में देख रहा था उसमें इवन इफ देयर आर लाइक गुड थिंग्स इन द ऑडिशन, बट वो एफर्ट पता चल रहा था, मतलब ना कि यू आर सोच के तुम बोल रहे हो तो यू आर ट्राइंग टू गिव अ गुड ऑडिशन, मतलब ना तन्या के में एफर्टलेसनेस इतना ज्यादा है ना इन द परफॉर्मेंस, मतलब कि इवन later like now in poker if you look at it, her performance is very effortless, वही तो वो बहुत बहुत ब्रिलियंट है, शी मेक्स एवरीथिंग सो नेचुरल कि उसमें बहुत मजा आता है काम करने में। तो फिर फाइनली जब तन्या मिली तब मैंने तुरंत बोला कि कॉल किया उसको कि प्लीज करते हैं ये वो साथ में, और उसके बाद फिर हमारा फाइनल हो गया। अभिनव और तन्या के साथ हमने एक रीडिंग की, जिसमें ऑलरेडी मतलब कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री लग रही थी, जबकि दे हैड नॉट इवन मेट, वीडियो कॉल पे ही हो रही है पहली रीडिंग, तो फिर फील हो गया था कि मतलब ना इनके साथ काम करने में मजा आएगा, अच्छी कुछ बनेगी फिल्म। तन्या मैम कहाँ से है? बिहार से ही है? हाँ पटना से है, उसने और भी मतलब शोज वगैरह भी किए, बम्बई मेरी जान में थी वो, और बाकी एक्टर्स तो सारे दरभंगा के थे अपने, मतलब शील बताई कॉमेडियन है, राठौर एक था जिसने वो दोस्त प्ले किया है, धीरज भी दिल्ली से आया था, धीरज भी वैसे छपरा से ओरिजिनली, मतलब उसकी फैमिली छपरा से, बट वो बड़ा हुआ फरीदाबाद में ही है। मतलब ऐसा लग रहा था सर कि आपने बोला है कि मतलब वहीं के लोग हैं, आपने बोला कि भाई थोड़ा सा एक सीन शूट करना है, आ जाओ बैठो। सर ओपनिंग एक शॉट है मूवी का जिसमें 2 बिल्लियां आती है और खेलती हैं ऐसे करके कुछ, मुझे और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे शॉट्स है बीच बीच में, स्टिल शॉट्स, एक मतलब सीनरी डाला हुआ है कोई पोखर का। आई थिंक बहुत सारी चीजें पहले से भी रहती हैं, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, मतलब ना कि धुई वाला तो ऑब्वियसली प्लान्ड ही है, वो वाला जो शॉट है। पोखर में अगर देखा जाए तो जो पानी के जो शॉट्स हैं, जो बहुत सारे शॉट्स हैं, हाँ, तो वो पानी के जो शॉट्स हैं वो प्लान थे। हमने कुछ और शॉट्स भी लिए थे प्लान करके जो नहीं वर्क किया, जैसे दोनों बाइक्स के अलग अलग से शॉट्स थे, ऑलमोस्ट लाइक बाइक के एड वाले शॉट्स थे दोनों, तो मैंने फिर फाइनल एडिट में हटा दिए, मेरा मन था बहुत रखने का, बट सब लोग बोल रहे थे कि मत रखो यार, ये मत रखो टाइप। तो आई थिंक वो बाइक्स का रिमाइंडर थोड़ा सा देने के लिए एक वो था। तो बहुत सारी चीजें रहती है जो तुम प्लान करते हो नहीं वर्क करती हैं, तो फिर फाइनली वो चली जाती है फिल्म से। तो वो बहुत सारी चीजें थी पोखर में। अब लेकिन जैसे जो बिल्लियों वाली जो चीज, तो बिल्लियों वाला बिल्कुल भी प्लान नहीं था। हमने ओपनिंग शॉट्स लिए थे, तो अभी ये जो बिल्लियों वाला शॉट है ये मैंने 4 महीने बाद लिया है फ्रॉम द शूट। अच्छा, तो फिल्म अगस्त में शूट हुई है, ये शॉट मैंने दिसंबर में जाके लिया है। क्योंकि हमने ओपनिंग शॉट शूट किए थे ऑफ द बिल्डिंग, जिसमें हमने पीछे एक कुछ तो कपड़े सूख रहे हैं टाइप का, उसको हवा देके थोड़ा सा विंड आ रहा है टाइप का, और सामने वो कैमरा लगा हुआ है, इस टाइप का शॉट लिया था। और भी बहुत सारे शॉट्स लिए थे ऑफ द सीपीआई बिल्डिंग, बट वो नहीं वर्क कर रहा था फॉर सम रीजन ना, दैट डिडंट फील लाइक द राइट ओपनिंग फॉर द फिल्म। और तो वही मैं ढूंढ रहा था कि सही शॉट मिले ये वो। फिर से मैं वापस गया वहां पे, एक दिन जब तक पहुंचा तब तक सनलाइट आ गई, क्योंकि अब तो हम लोग मानसून में थे नहीं, दिसंबर था, तो सनलाइट आ जाती है ये वाला पूरा, क्योंकि आई डोंट थिंक इतना रिसोर्सेज होगा आप आर्टिफिशियल रेन करवाएं और वैसा कुछ। तो नहीं आर्टिफिशियल रेन भी है उसमें, है
वही मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि सर वो कौन से सीन में आपने सोचा कि भाई इसमें मेरे को बारिश चाहिए ही चाहिए? जैसे कि एक सीन है जिसमें वो अपने उसका दोस्त आता है वो बाइक लेके जाने के लिए, वो उसका बाइक जा रहा है, वो छाता लेके खड़ा है बहुत देर तक, उसका दोस्त बाइक लेके गया उसके सामने से, वो सीन में अपने फर्स्ट टाइम शायद बारिश इंट्रोड्यूस किया था पूरा मूवी में। और नहीं उसमें नहीं है, वो एक्चुअली सपने में जब वो सपना देख रही है हाँ प्रियंका, एक सीन है उसमें थोड़ा सा ड्रॉपलेट शुरू होता है, उसके वो उठती है और पीछे ऑलरेडी बारिश का साउंड है, यस और यस उसके अगले 10 मिनट बारिश है, मतलब अगले 10 मिनट पे बारिश होती है। तो वो बारिश मतलब लिखा हुआ है कि भाई इस सीन में मेरे को चाहिए ही चाहिए बारिश बाकी, तो वो जब बारिश आएगा उस टाइम उसको शूट करना है ऐसा हाँ। करके। अच्छा अच्छा। तो वो वही हम लोग ऐसे ही स्केड्यूल कर रहे थे ना कि अगर आज अगर सनलाइट रहती है तो कोई इंटीरियर वाला, क्योंकि सनलाइट हमको चाहिए नहीं थी फिल्म में, या तो ओवरकास्ट रहे नहीं तो बारिश रहे वैसा। और उसमें भी डिसाइडेड था कि इतने पोर्शन में ही बारिश चाहिए, ऐसा नहीं कि बाकी भी कोई सीन में हो गई तो चल जाएगा। तो बस क्योंकि डिसाइडेड था इतने पोर्शन में ही बारिश चाहिए, तो फिर वो था कि अगर ओवरकास्ट है तो फिर ये सारे सीन शूट कर सकते हैं, अगर बारिश हो रही है तो फिर ये सीन शूट करने हैं, अगर सनलाइट है तो कुछ इंटीरियर वाला कुछ छिपा के कि पता ना चले तो वो कर सकते हैं। तो वैसे वैसे ही स्ट्रक्चर में हम लोग वैसे ही स्केड्यूल के साथ काम कर रहे थे। तो ये वाले पूरे पोर्शन में, बीच वाले पूरे पोर्शन में लिखा हुआ था कि बारिश होनी है। सम ऑफ द शॉट्स में हमने बारिश आर्टिफिशियली की है। तो वहां पे अचल ने एक बनाया था गांव घर के टाइम पे ही, कुछ पाइप्स कनेक्ट करके उनके ऊपर शार हेड्स लगा के, जो तुम टंकी पे connect नहीं हो, वहां पे वो तो अलग था, वो तो समर वाले पोर्शन में बारिश का हिंड्रेंस हो जाता था। अच्छा, अच्छा। बाद में जब फिल्म मूव करती है इनटू द मॉनसून, तो उस टाइम पे अचल ने बनाया था एक, बिकॉज नेचुरल बारिश के साथ ऐसा हो जाता है ना कि कांस्टेंट इंटेंसिटी नहीं मिलती है, मतलब ना कि, और अगर थोड़ी कम इंटेंसिटी वाली बारिश है तो वो उतना अच्छे से कैमरे पे दिखती नहीं है, तो उसके कारण ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा एक्सेंचुएट कभी कभी करना पड़ता है। अब जैसे जो बाइक बेचने वाला शॉट है, उस दिन तो इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मतलब कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब ना कुछ एक्सेंचुएट करने की, बट हमेशा उतनी तेज बारिश मिलती नहीं है, तो जब थोड़ी कम हो तो फिर मुश्किल होती है। तो एक वो भी था, हमारे पास रेन मशीन भी था। तो कुछ कुछ शॉट्स में जो जैसे कुकर वाला शॉट है, कुकर जब हो रहा है उसमें जो बाहर बारिश है वो फेक है, तो रात रात में तो इजीली फीड कर सकते हो, तो वो हो गया था। ओके ओके। और हर फ्रेम में मैं देखा एक हेड स्पेस है, मतलब कैरेक्टर्स काफी नीचे, उसका क्या मतलब क्या सोच था उससे? एक तो नेचुरली 4:3 में हाँ हाँ, एस्पेक्ट 4:3 में हम लोग शूट कर रहे थे 4:3 में, तो एक तो हम लोग को काम करना था, मैंने और प्रदीप ने किया नहीं था 4:3 में काम। तो हम लोग का मन था कि 4:3 में एक फिल्म ट्राई करके देखें, एंड आई थिंक आइडिया भी काफी सूटेबल था फॉर इट, कि क्योंकि कैरेक्टर्स थोड़े कन्फाइंड है, एटलीस्ट प्रियंका तो कन्फाइंड है। तो आई थिंक 4:3 एज अ फॉर्मेट भी, एज एन एस्पेक्ट रेशियो भी फिट हो रहा था फिल्म की कहानी के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग चाहते थे कि हेड स्पेस मतलब ऐसा फील होना कि 4:3 में तो नेचुरली बिकॉज फ्रेम ऐसा हो गया, तो ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ जा रहा है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल कम हो रहा है, वर्टिकल। तो उसके कारण ऐसा था कि नेचुरली अगर तुम कंपोज करोगे कैरेक्टर को तो हेड स्पेस ज्यादा मिल जाए, थोड़ा मिल जाए। तो वो चीज थी, ऑलरेडी एस्पेक्ट रेशियो की क्वालिटी थी, प्लस हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा फील होना कि दीज कैरेक्टर्स आर काइंड ऑफ सप्रेस्ड, दे आर नॉट इन चार्ज ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, काइंड ऑफ ऐसा फील हो, मतलब कि एक कुछ वे डाउन कर रहा है उनको। उसके कारण हमने वो लिया था कि हम चॉइस लिया था कि हम लोग हेड स्पेस थोड़ा ज्यादा ही रखेंगे। कुछ कुछ फिल्मों से भी इंस्पायर हुए थे, आइडा करके फिल्म है एक, पावेल पावलिकोव्स्की या जो भी नाम है, कौन सी मूवी सर? आइडा आइडा ईडा, जो भी पोलिश फिल्म है, उसी डायरेक्टर ने कोल्ड वॉर करके भी फिल्म बनाई थी एक, जी वो जी भी जी बहुत, सुना है मैंने, देखा नहीं है कोल्ड वॉर। दोनों बहुत अच्छी फिल्म है। तो उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड थे कॉम्पोजिशन में, बट ऐसा कुछ नहीं, वो तो अलग स्केल पे किया हुआ है यार, हम तो बहुत कम बजट में कर रहे हैं। बट हाँ, तो यही सब था रीजन हेड स्पेस का। झूला वाला सीन है सर जो आपने अभी बोला था, ड्रीम सीक्वेंस, इसमें एक साइड में अपने पिताजी को देखती है और अपने हस्बैंड को जो सुमित हैं अभी उनको देखती है, तो वो सीन का क्या लॉजिक था या क्या उससे? उससे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, आई थिंक, मतलब जो फीलिंग है प्रियंका की उसी का एक इलेबोरेशन है, कि वो ऐसा ड्रीम में स्टक फील कर रही है बिटवीन एक थ्रेटनिंग प्रेजेंस से, विच इज ऑल्सो देयर इज, मतलब कि वो थोड़ा सा थ्रेटनिंग है कि वो दाढ़ी जो बना रहा है वो अपना चाकू से दाढ़ी बना रहे हैं, और वही पीछे काफी। पीछे लेकिन बैकग्राउंड में फूल बहुत खिले हुए हैं, तो देयर इज अ नर्चर आल्सो एसोसिएटेड विद द फादर, ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट थ्रेटनिंग। तो एक नर्चर के बीच में एक लूमिंग, एक थ्रेटनिंग सा प्रेजेंस है, साथ में एक नंगा खड़ा आदमी ऑलमोस्ट ना, मतलब कि एक बाहर खड़ा है, बट उसकी सेक्सुअलिटी ऑब्वियसली विजिबल है इन हिज नंगापन। तो वो है जो कि गेट के बाहर खड़ा है,
जो बुला रहा है टाइप से ना। तो वो चीज थी कि एक फ्रीडम और एक सप्रेशन वाला एक कुछ था, बट ऑब्वियसली एक नंगापन भी है उस कैरेक्टर का, तो एक वो भी है कि एक लैक लैक भी आ जाए साथ में ना, कि वो चीज रहे। पूरी तो मूवी में सर प्रियंका ने बस शायद उसी सीन में कलरफुल सा कुछ पहना है, लाल साड़ी, उसके अलावा पूरा मूवी में वो जो भी क्लोथ्स पहनी है ब्लूइश कलर का है और डिसैचुरेटेड ही लगता है पूरा। तो वो हाँ वो एक इंटेंशनल वो था कि कॉस्ट्यूम कैसा रखना है। हाँ हाँ, वो कलर कलर को लेके हम लोग बहुत स्पेसिफिक थे थ्रू आउट ना, कि कौन से कलर्स में हम लोग डील कर रहे हैं। प्रियंका लार्जली ब्लू है, स्मिथ लार्जली रेड है, बट विद ब्लैक्स भी है कोई कोई सीन में। हाँ ब्लैक्स है, और बाकी तो और कोई सुमित का कलर नहीं है। हाँ मतलब रेड और ब्लैक्स थे सुमित के, और प्रियंका के मोस्टली ब्लूज थे। और जो एनवायरनमेंट को हम लोग कॉन्स्टेंटली ग्रीन और ब्राउन्स में, ब्राउन्स तो नेचुरली मिल जाते हैं, ग्रीन्स में ही रखने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए वो उसके वॉल्स भी ग्रीन थे, बाकी बहुत सारी चीजें भी ग्रीन थी, तो वही था। सर इसके साथ आपने मूवी की एडिटिंग भी की है। एडिटिंग हाँ आपने कब सीखी थी? फिल्म मेकिंग में ही सीखी थी? हाँ, फिल्म मेकिंग के टाइम पे हम लोग को, मतलब नहीं, उससे पहले ही सीख ली थी मैंने एक्चुअली। प्रीमियर प्रो पे तो मैं उससे पहले जब कॉलेज में ही था तभी मैंने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह एडिट करनी शुरू कर दी थी। बट लार्जली सीखी मैंने एडिटिंग प्रॉपरली मतलब कॉलेज में ही जाके। तो कॉलेज में हमको कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में खुद ही एडिट करना पड़ता था, कि छोटे मोटे जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, मतलब एक जो क्रू वाली शॉर्ट फिल्म है वो तो अलग है टाइप से, उसमें तुमको एडिटर भी रहेगा ही। बट कुछ कुछ हम लोग ऐसे एज अ डायरेक्शन डिपार्टमेंट अलग से शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, तो उसमें खुद ही एडिट करना रहता था। तो उसमें काफी कुछ एडिट में किया, प्लस बैलेड ऑफ टोयुक भी मैंने एडिट की थी। तो मेरी उस टाइम पे गर्लफ्रेंड थी, अभी वाइफ है, निशिता। व्हेन वो बना रही थी अपनी फीचर, बोगदा नाम है फीचर का, तो शी वांटेड मी टू एडिट। तो वो मैंने पहली फीचर थी जो एडिट की। और उसके बाद फिर उसके ऐसे किया है मैंने काफी सारा, मतलब एड्स वगैरह में और दूसरी फिल्मों पे भी एडिटिंग का काम। तो वैसे ही फिर कर करके सीख गया था यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं वो था। मुझे एक्चुअली ये जानना था कि एज अ डायरेक्टर आप जब एडिट करने बैठते हो ना, तो आपको तो हम्म, लगता है भाई पूरी मूवी ही सही है, तो वो हम्म, कट करना तो बहुत मुश्किल होता होगा ना कि हाँ यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो वो तो बहुत अच्छा। मुश्किल प्रोसेस है। वो कैसा रहा आपके लिए इस मेरा तो यार उल्टा रहता है, मुझे तो लगता है कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। कि यार अब यार ये ये एज अ क्या बना डायरेक्टर दिया हूँ कि मैं मतलब मैं अपने विजन से कितना रह गया हूँ ना, वो हाँ चीज बहुत वेट डाउन करती है अच्छा कि अच्छा यार मैंने सोचा तो था ये सीन ऐसा आएगा, बट यार ये तो यार इसमें हाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यार, ये कॉम्पोजिशन थोड़ा सा ऐसा बेटर होना चाहिए था, हल्का सा ये हो सकता था इसमें। तो वो कॉन्स्टेंटली ये सारी चीजें वे डाउन करने लग जाती है ना, कि अरे यार लाइट, ये वाली लाइट पता नहीं ग्रेड में सही हो पाएगी कि नहीं, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए वाला शॉर्ट टाइप का। तो वो उल्टा हो जाता है कि मतलब ना परफॉर्मेंस में, अच्छा यार यहाँ पे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इशू आ गया है, तो मुझे तो उल्टा लगता है कि मुझे लगता है कि मैं तो और ज्यादा अवेयर रहता हूँ ऑफ की खामियां क्या है शॉर्ट की ना, उसके कारण एडिट करने में इशू होता है मुझे, कि रादर देन कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है सब। तो वो चीज थी कॉन्स्टेंटली एडिट में। बाकी तो बस रिदम को फॉलो करना था, ऐसा कुछ एडिट में लार्ज डिसीजंस तो लेने नहीं थे, मतलब कि ऑब्वियसली ये वाला तो एक डिसीजन था, जैसे कि अब दारू वाला सीन कितना लंबा होना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे एडिट के टाइम पे भी मैंने लोगों को जब दिखाया था तो दो डाइवर्स रिएक्शंस रहते थे। सम पीपल आर लाइक कि ब्रिलियंट है, मतलब बहुत मजा आ रहा है इस सीन में, ये सीन तो मतलब बार बार देखने का मन कर रहा है टाइप कोई का। नेगेटिव ऐसा आया सर कि अरे यार ये हटाओ, या मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कमेंट अभी तक कोई मूवी को लेके या कोई सीन को लेके या कुछ चीज? बहुत 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 आए हैं यार, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आए हैं दारू वाले सीन को लेके स्पेशली। मतलब धर्मशाला में वैसा, मतलब जब सैन सेबेस्टियन में प्रीमियर हुआ था तो लोगों, मतलब कुछ कुछ वहां पे लोगों का रिएक्शन वैसा था दारू वाले सीन को लेके, कि व्हाई वी वाचिंग दीज इंसेल्स, मतलब फॉर 10 मिनट्स, मतलब ना कि ओके ओके वैसा वाला चीज की। प्लस फिर यहाँ पे भी स्क्रीन होने में बहुत लोगों ने, मतलब एक बंदा आया था मेरे पास धर्मशाला में बात करने के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद, कि आपकी फिल्म मुझे बहुत पसंद आ रही थी, बट वो दारू वाला सीन इतना लंबा था कि मैं उठ के ही चला गया। अरे मतलब अच्छा। यार ये कैसे हो सकता है? तो आई थिंक दोनों तरह के रिएक्शंस हैं। आई थिंक बहुत लोगों को मजा भी आता है, पीपल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो एकदम ही, मतलब जिनको मतलब बहुत गुस्सा आता है उस सीन में, तो अब कुछ लोगों से वो गुस्सा बेयर भी नहीं होता है तो उठ के भी चले जाते हैं टाइप का। तो आई थिंक बोथ दोस थिंग्स आर पर्पसेस, मतलब ना कि कोई भी अगर डिपेंड करता है उस सीन में तुमने साइड कौन सी ले रखी है। अगर तुम रेडी, अगर तुम एंजॉय करने के लिए रेडी हो, या फिर यू आर रेडी कि मतलब ठीक है कि ये ह्यूमर मुझे हिट कर रहा है, तो तुमको मजा आएगा। अगर तुमको नहीं मजा आ रहा है वो ह्यूमर में, या फिर यू आर लाइक ऑलरेडी यू जज्ड कि सुमित तो ऐसा ही चूतिया है, तो फिर यू आर ऑलरेडी ऑन प्रियंका साइड, देन यू माइट फील कि इन चूतियों की हम लोग ये चूतिया बातें क्यों क्यों सुन सुन रहे रहे हैं? हैं। हाँ और फिर वो उसके कारण ही वो फिर जो कट है ना, वो दोनों
के लिए शॉकिंग होना चाहिए, मतलब ना यस कि यस यस अगर तुम गुस्सा आ रहा है तो तुम्हारा वो गुस्सा और बढ़ना चाहिए। अगर तुम अभी तक एंजॉय कर रहे थे तो जब वो कट आता है टू प्रियंका, देन यू शुड सडनली बी टेकन अबैक, ना मेरा कि सर सेकंड वाला जो भाई आपने भाई, बोला वैसा वाला फील हुआ था हाँ कि मैं जब देख रहा हूँ पूरा हंस रहा हूँ, मजा आ रहा है कि यार हाँ अचानक से जो कट होता है ना मेरे पूरा मुंह बन जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि यार मैं क्या सेलिब्रेट कर रहा था मैं, हाँ, वही वही चीज वही थी। वही वही तो वो चीज इंटेंडेड थी, तो वो सही है। नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं बहुत लोगों को अबाउट समटाइम्स अबाउट प्रियंका's कैरेक्टर। कुछ लोगों ने सीपीआई के यूज को लेके भी बहुत ये अच्छा किया अच्छा है कि तुम, मतलब मैंने एक धर्मशाला वाले इसके बाद क्यूएनए में पूछ दिया था किसने कि वो वाला शॉट क्यों रखा है आपने, कि एक तो यार मुझे मजा नहीं आता है एक्सप्लेन करने में ना, जब मतलब लोग ऐसे पूछते रहते हैं तो मुझे मजा नहीं आता है उतना कि मैं पूरा एक एक बैठ के एक थॉट समझाऊं ना। आई एम लाइक कि तुमने फिल्म देखी है, यू इंटरप्रेट दीज थिंग्स योरसेल्फ। वो सीपीआई के सिंबल के सामने पैसा क्यों गिन रही है? मैंने बोला वो तो यार ये तो करना ही है यार, मतलब सीपीआई का सिंबल जिस पॉइंट पे फिल्म में था, मुझे लगा ये शॉट तो मुझे लेना है कि कोई पैसा गिन रहा है। काफी अच्छा शॉट है वो, काफी अच्छा शॉट है। तो उस पे कोई ऑफेंड हो गई थी जो सीपीआई से ही थी कि मतलब तुम ऐसे ही मजे के लिए कैसे यूज कर सकते हो और ये वो टाइप इसीलिए का। मुझे एक अंडरटोन सटायर वाला लगा कि अब थोड़ा थोड़ा मजा तो ले ही रहे हो साथ में। वही नहीं, क्योंकि मैं बहुत पर्सनली आई एम अ वेरी एंटी आइडियोलॉजी पर्सन, मतलब ना कि मैं कोई भी, मतलब राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, कोई भी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं इंडिविजुअल्स में ही बिलीव करता हूँ बस, कि आई थिंक इंडिविजुअल्स, आई एम नॉट सेइंग दे हैव द कैपेसिटी टू चेंज द वर्ल्ड, बट आई थिंक जो होप मुझे दिखती है ह्यूमैनिटी में वो इन इंडिविजुअल्स दिखती है, नॉट इन आइडियोलॉजीज। मतलब जी जी मुझे लगता है आइडियोलॉजीज मे बी, इवन इफ अगर एक छोटे स्केल पे तुमको ऐसा लग रहा है कि अच्छा दे आर ट्राइंग टू डू अ लार्जर गुड, बट व्हेन दे गेट टू पावर दे आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टालिन और हिटलर, मतलब ना कि तो वही चीज है। और मतलब ठीक है, हमारे भी जो है बड़े बड़े लीडर्स Let's not into that dark territory. बात है कहानी सबको प्लेटफॉर्म तक की अच्छी लगती है, प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद सब कैरेक्टर तो सेम ही हो जाते हैं ना, एक हाँ तरह हाँ से देखा हाँ, जाए। वही। तो इसलिए मैं बहुत एंटी आइडियोलॉजी हूँ, तो आई थिंक वो चीजें मैं और फर्दर अभी अपने अगले से, मतलब इन माय बॉडी ऑफ वर्क, आई थिंक वो मैं और एक्सप्लोर करूंगा, दैट बीइंग एंटी आइडियोलॉजी। आई थिंक ये तो अभी ठीक है, पहली फिल्म है तो इसमें एक सीपीआई का वो है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट टू एंटी आइडियोलॉजी की है। एंटी आइडियोलॉजी। सर मुझे एक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना ही है, विच इज़ आपके पास या मतलब बहुत सारे स्कोप्स था वेर यू कुड हैव सोन फिजिकल इंटीमेसी और न्यूडिटी या ये सब का भी सहारा आप ले सकते थे। नाउ वाज दैट योर कॉन्शियस डिसीजन दैट यू डोंट वांट टू इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स? जैसे आपने पुअर थिंग्स देखी यॉर्गोस लैंथिमोस की? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी है, देखनी है मुझे। ओके सो उनकी यॉर्गोस लैंथिमोस की फर्स्ट मूवी जो डॉग टूथ आई थी वो देखी थी आपने? हम्म हाँ, तो उस फिल्म का अगर मैं एग्जांपल देता हूँ दैट इज़ फुल ऑफ न्यूडिटी एंड इट इज़ एक्सप्लोरिंग सेक्स। सो पुअर थिंग्स में भी वैसा ही कुछ है, सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा उस पे है, तो वो उनका कॉन्शियस डिसीजन है, दैट इज़ देयर वे ऑफ शोइंग थिंग्स। नाउ वही चीज़ मुझे लगा कि पोखर के दोनों पार में व्हाई डिडंट यू गो एंड वाज इट योर कॉन्शियस डिसीजन कि भाई मुझे को ऐसे सटल वे में ही दिखाना है कि शाम तक की मैं कहानी बस दिखाऊंगा, बाकी चीज़ें आप एज्यूम करो कि हाउ देयर अदर थिंग्स आर। Um, हाँ मतलब ऐसा था, मेकआउट करने तक का तो है ही सीन, उतना था ही। ऐसा नहीं था कि मतलब हाँ दिखाने के लिए दिखा सकते थे, बट आई डोंट, मैं उतना अस्क्राइब नहीं करता हूँ, हाँ, वो तो नहीं था, तो इसलिए ऐसा आई डोंट थिंक एज अ कल्चर हम लोग अभी इतना फ्री हुए हैं कि न्यूडिटी हम लोग फॉर द ये फॉर द मीनिंग ऑफ इट एक्सप्लोर कर सके। आई थिंक न्यूडिटी अभी तक टिटिलेटिंग ही है लोगों के लिए, तो आई थिंक उस चीज को भी स्किप करना थोड़ा जरूरी है। आई थिंक बहुत केसेस में हो भी जाता है, मतलब न्यूडिटी इरोटिक हो भी जाती है, मतलब एक्चुअली कि अगर इवन इफ यू ट्राई एंड शूट इट द राइट वे, जस्ट द आइडिया ऑफ अ नेकेड बॉडी विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू, देयर आर बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट जो तुम्हारे किक इन होते हैं, मतलब ना, तो आई डोंट नो कि कितना करना चाहिए, मतलब आई थिंक एज अ फिल्म मेकर तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब मेरा उस सेंस में वो नहीं है। मैंने अभी तक नहीं सोचा है इस चीज के बारे में कि मुझे न्यूडिटी एक्सप्लोर करनी है और कितने लेवल तक करनी है। जी जी, मैंने आमिस देखी थी, भास्कर हजारिका की मूवी। उसमें एक मतलब इंटीमेसी को बहुत ही एक आर्टिस्टिक वे में दिखाया गया है, वो अगर आप देखे हैं तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी अपीलिंग लगा कि दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू शो दिस या वही वही वही। तो जैसे अब मेकआउट वाला भी जो सीन था ना फिल्म में,
जब हम लोग वो शूट कर रहे थे उससे पिछले वाला सीन, पिछले से पिछले वाला, इन विच बोथ ऑफ देम आर ड्रंक, बोथ ऑफ देम आर इन बेड, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं एंड ऑल दोस तो वो मोमेंट बहुत इंटीमेट है, मतलब ना कि यस ऐसा उस टाइम पे लग रहा था कि वी शुड मे बी हैव अ मेकआउट सीन हियर ओनली इन दिस सीन। दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सर वही। बट फिर वहां तक आप रोकते हो फिर हाँ, लास्ट हाँ। में वही तो जब मेकआउट वाला लेकिन वहां पे अगर आता ना तो यू वुड फील लाइक टू, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक बेचैनी जो फील हो रही है ना उस मोमेंट में ऑफ देम नॉट मेकिंग आउट, वो चली जाती है उस मोमेंट से, कि जब वो क्लोजर मिल जाता है उस सीन को ना। तो अभी वो क्लोजर के लैक के कारण फिर तुम थोड़ी देर रहते हो और फिर देन इट गोज टू अ मोर सॉम्बर स्पेस, मतलब जब जो फ्लाईओवर वाला सीन है थोड़ा और सीरियस हो जाता है सब कुछ, और उसके बाद व्हेन वी कम बैक टू सेक्स, देम हैविंग सेक्स और देम मेकिंग आउट, then it's not that titillation of it is gone, it's not titillating anymore. जब वो वहां पे आ रहा है, it actually takes on a little slightly disturbing aspect only, कि वो पीछे बिल्लियों के झगड़ने की आवाज आ रही है और सामने ये लोग एक अजीब से डार्कनेस में वो लोग लेटे हुए हैं and they are looking at each other's faces for so long. So I think instead of it, मतलब even the makeout scene, instead of it taking a usual route, I wanted it to take like a very different route so that it goes beyond just being a makeout sort of a scene, no? मतलब कि वो कुछ और ही क्वालिटी ले ले जो मैंने नहीं देखा है मेकिंग आउट वाले सीन्स में उतना। तो वही था, वो तो कॉन्स्टेंटली एज एन आर्टिस्ट यू कीप, मतलब एज अ फिल्म मेकर यू कीप फाइटिंग की एक कोई सीन किस पर्पस से यूज होता है, मैं उसको कैसे रिपर्पस कर दूं, मतलब मैं कि उसका पर्पस ही बदल दूं टाइप से उस सीन का। तो वही था। हमको बताइए दरभंगा में वो लास्ट सीन आपने कैसे शूट किया था? वो लास्ट सीन एक लड़का लड़की रोड पे जा रहे हैं, वो नॉर्मली भी अगर होगा तो 100 लोग आ जाएंगे वहां पे देखने के लिए या फिर उसमें बहस करने के लिए। वो सीन कितना मुश्किल था एज अ डायरेक्टर आपको शूट करना? मुश्किल था यार काफी। उस दिन तो पुलिस हम लोग को बुलानी पड़ी थी, जो अच्छा। दोनों साइड से पुलिस भी थी और साथ में ये भी थे, मतलब जितने भी लोग उस दिन आ सकते थे, मेरे पापा आए हुए थे, मतलब बहुत फैमिली वाले जो भी लोग आ सकते हैं, लोग जो भी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं, सब लोग आए हुए थे, सब लोग लोगों को कॉर्डन ऑफ करके थे, बिकॉज वो एक्चुअली काफी बिजी रोड होता है, सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उस रोड, तो बिकॉज लोग उधर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उसके कारण काफी लोग पास करते रहते हैं, तो हम लोग वही कर रहे थे कि एक एक टेक के बाद फिर लोगों को छोड़ रहे थे, और उसके बाद फिर तो काफी थोड़ा सा स्ट्रेस में शूट हुआ था वो सीन, मतलब 1.25 घंटे 1.5 घंटे में 4 शॉट निकालने हैं टाइप का, वैसे डिफिकल्ट था थोड़ा, बट वही साथ में कमेंट्स वमेंट्स आ रहे हैं टाइप से, इधर हम लोग शॉट ले रहे हैं, उधर अभिनव इसको जब पकड़ रहा है, मतलब तन्या को पकड़ रहा है पीछे से, उधर से कोई कमेंट कर रहा है क्या कबीर सिंह बन रहा है क्या? तो ये सब चल रहा था थोड़ा सा, बट ठीक है, मतलब आई थिंक काफी डरा हुआ था मैं उस सीन को लेके, क्योंकि ओपन में भी है और वो सब है, बट आई डोंट थिंक अगर कोई दूसरी तरीके से करते, ही वाज कंप्लीटली ड्रेस्ड अप एंड उस तरह वो भाग के आता, तो आई डोंट थिंक दैट सीन वर्क्स दैट वेल एज इट डज अभी, तो वो चीज थी। सर एक मूवी के बाद तो हमने लगता है कर ली है काफ़ी, तो हाँ। अभी मुझे एक्चुअली सर आपसे रिकमेंडेशंस लेने हैं कुछ कुछ, कि कौन से बुक्स जो है आपको लगता है कि एवरी एक्टर और फिल्म मेकर शुड रीड, और इन जनरल मतलब कि कोई भी को पढ़ना ही चाहिए वो बुक्स, और या फिर वो आपको किस तरह से इन्फ्लुएंस किए हैं कुछ कुछ बुक्स या राइटर्स? एज अ राइटर बहुत सारी चीजें हैं, एज अ फिल्म मेकर बहुत अलग बुक्स हैं, एज अ राइटर बहुत अलग बुक्स हैं। एज अ फिल्म मेकर आई थिंक बहुत डेफिनेटिव, आई थिंक हिचकॉक/ट्रूफो जो है, जो उनके कॉन्वर्सेशंस हैं, वो तो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, मतलब बहुत इंसेन किताब है। मैंने ऑटोबायोग्राफीज भी काफी सारी पढ़ी हैं, फेलिनी की भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आई थिंक फेलिनी ऑन फेलिनी पढ़ी है मैंने, या फिर आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द बुक, बट फेलिनी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। और बर्गमैन की है, आई थिंक द मैजिक लैंटर्न, बर्गमैन वाली बुक का नाम है, वो भी बहुत अच्छी है। आई डोंट नो इफ ये बुक्स पढ़ना नेसेसरी है, आई थिंक हिचकॉक ट्रूफो बहुत अच्छी है, हिचकॉक ट्रूफो पढ़ लेनी चाहिए डेफिनेटली। आई थिंक नहीं भी पढ़ोगे तो भी उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई थिंक एज अ डायरेक्टर इनका टेम्परामेंट ज्यादा पता चलता है इनके बुक से, कि रादर देन कि वो फिल्में कैसे बनाते थे, उनको फिल्में बनाने में क्या सब ट्रबल्स हुए, क्या सब दिक्कतें हुई, वो समझ में आता है, बट जो फ्लेयर है ना, मतलब मैंने वो भी कंपेयर किया था कि आई थिंक फेलिनी, बर्गमैन, ब्रेसॉ और कुरोसावा, चारों की मैंने पढ़ी हुई है ऑटोबायोग्राफी। फेलिनी की राइटिंग में भी वो एक फ्लेयर है, मतलब ना कि वो एक जो उसके कैमरा मूवमेंट जो है ना, वो मूवमेंट है ना, वो लंबे सेंटेंसेस हैं, वो फीलिंग जो है ना, वो फीलिंग उसकी किताब में भी है,
और बर्गमैन की बहुत एक इंडिविजुअल मोमेंट्स के बारे में किताब है, मतलब ना कि एक एंड में एक चैप्टर आता है जो उसकी माँ के बारे में है, विच जस्ट बिकम्स अ मोमेंट ऑफ हिम लुकिंग एट हिज मदर, और लंबा सा चैप्टर है अबाउट जस्ट वन मोमेंट। तो वो आई थिंक बर्गमैन के जो ऑस्टेरिटी और एक जो वो एक क्लोजनेस और एक एक चीज के अंदर पूरा ही घुस जाना ना, वो वाली जो चीज है वो बहुत अच्छे से कैरेक्टराइज करता है। ब्रेसॉ की जो है वो बहुत मिनिमलिस्ट है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखी हुई है। तो वो आई थिंक टेम्परामेंट ऑफ द फिल्म मेकर ऑल्सो यू कैन गेज बाय रीडिंग दिस बुक्स ना, कि उनका जो फिल्म मेकिंग टेम्परामेंट है वो कहाँ से आ रहा है, वो राइटिंग में भी है क्या, वो उनकी राइटिंग में भी है। तो वो बहुत इंसेन है कि वो अपने अपने रिदम को ही फॉलो कर रहे हैं ना, कि उनका जो लैंग्वेज का जो एक रिदम है और फिल्म मेकिंग के लैंग्वेज का जो रिदम है, दे आर ऑल कंसिस्टेंट। तो आई थिंक खुद का रिदम ढूंढने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब पढ़ो एंड थिंक ऑफ इट नॉट एज कि कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बट थिंक जस्ट रीड इट एज एन एक्सपीरियंस। मतलब थ्रू पढ़ो। और राइटिंग के लिए तो यार बहुत सारे हैं। आई थिंक मैं तो डेफिनेटली जॉइस रेकमेंड करता हूँ हमेशा किसी को भी, कि अगर मौका मिले तो जेम्स जॉइस की कोई भी किताब पढ़ो, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, यूलिसीज कोशिश करो डेफिनेटली पढ़ने की, समय लगेगा बट बहुत रिवॉर्डिंग है, बिकॉज फॉर्म के साथ जैसे खेलता है ना जेम्स जॉइस, वो बहुत इनक्रेडिबल है। मतलब तो आई थिंक समझ में आता है जॉइस पढ़ के। तो यही है किताबें। हिंदी लिटरेचर आपने स्टार्टिंग में अपने शुरुआती दिनों में तो पढ़ी होंगी सर? कौन सी? हाँ, हिंदी लिटरेचर मैंने शुरुआत में पढ़ा, प्रेमचंद की कुछ नॉवेल्स भी पढ़ी है मैंने, जो यूजुअल मतलब गबन गोदान गोदान वो सब। उस टाइम पे उतना कुछ अट्रैक्शन नहीं बन पाया फॉर सम रीजन। मतलब उस टाइम पे मैं ऑलरेडी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा था काफी सारा। आई थिंक हिंदी लिटरेचर में अगर बात की जाए तो मेरे फेवरेट राइटर्स प्रॉब्ली निर्मल वर्मा है, कृष्ण बलदेव व्याध हैं, फिर गौरव सोलंकी भी मुझे बहुत पसंद है, और थैंकफुली गौरव सोलंकी ने फिल्म देखी, उनको फिल्म पसंद आई, पोखर देखी उन्होंने। तो मैं उस चीज से काफी खुशी हुई थी कि उनको क्योंकि मैं गौरव सोलंकी की जो किताब है कक्षा 11वीं के लड़के, वो इन बहुत अमेजिंग किताब है। मतलब वो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न हिंदी लिटरेचर मैंने बहुत नहीं पढ़ा है, तो आई कांट मेक अ डेफिनेट स्टेटमेंट कि वो बेस्ट किताब है, बट आई थिंक वो बहुत अच्छे से कैप्चर करती है एक्सपीरियंस को। और सर मूवी रिकमेंडेशंस आप अगर अभी रिसेंटली आपने स्टार्टिंग में तो आपने अपनी बताई, जैसे डेविड लिंच की मूवीज़ हो गई, या फिर कॉफमैन आई थिंक इज़ वन ऑफ योर इंस्पिरेशन, क्यूब्रिक हो गई, तो ये सब की मूवीज़ तो एक्चुअली में ये सब क्लासिक हो गई, ये सब को मतलब जानते हैं, बट कौन से ऐसे अंडररेटेड मूवीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है बट आपको लगता है कि दिस एवरीवन शुड वॉच? आई थिंक जोसेफ लोजी करके एक फिल्म मेकर है, ब्रिटिश फिल्म मेकर, एक्चुअली अमेरिकन फिल्म मेकर थे, बट उनके ऊपर वो मैकार्थी एरा में उनके ऊपर भी ये लगा था, ब्लैकलिस्ट हो गए थे वो। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने कुछ टाइम तक हॉलीवुड में कंटिन्यू किया अपना काम, 4-5 फिल्में और बनाई अंडर डिफरेंट नेम्स, बट फिर फाइनली उनको छोड़ना पड़ गया और वो यूके चले गए। तो उनका जो यूके जाने के बाद का जो काम है, देयर इज अ फिल्म कॉल्ड द सर्वेंट, वो उन्होंने 60s में बनाई है। अगर वो देखोगे तुमको लगेगा पैरासाइट अभी हम लोग 2019 में प्रेज कर रहे हैं, मतलब 2019 में प्रेज कर रहे थे, वो 1963 में उन्होंने वो एग्जैक्ट फिल्म बनाई हुई है ना, मतलब टॉकिंग अबाउट दैट क्लास सिस्टम इन दैट सेंस। हाँ, तो जोसेफ लोजी बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, उनकी द सर्वेंट तो स्पेशली देखी जानी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स, होंग सांग सू मुझे ऐसा लगता है बहुत कम देखते हैं लोग, कोरियन फिल्म मेकर हैं, होंग सांग सू डेफिनेटली देखना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट फिल्म मेकर्स मेरे हिसाब से कंटेम्प्रेरी सिनेमा में अपिचातपोंग विरासत-ए-कुल है, who's made these brilliant films called Thailand से वो, he's made these brilliant films called Cemetery of Splendor, Uncle Boonmi Who Can Recall His Past Lives। तो आई थिंक ये सब भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म है, ये भी देखनी चाहिए। इंडियन सिनेमा में अगर बात की जाए तो अभी आप क्या देखते हो सर इंडियन सिनेमा में? अभी रीजनल में आप एक्सप्लोर आई थिंक यार मेरा अभी हिंदी सिनेमा से हो गया है, मतलब ना कि इसलिए मैंने फटाक से इंडियन के बाद रीजनल बोल दिया फॉर सेफ साइड। कि मतलब मैं जो भी हिंदी फिल्म देख रहा हूँ एंड देन आई एम, मतलब अभी जस्ट रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले मैंने मंजूमेल बॉयज देखी, मलयालम काफी फिल्म है, अच्छी फिल्म, मैंने सुना है। बहुत अच्छी फिल्म है यार। मतलब ऐसा लगता है कि इवन इफ इट्स अ कमर्शियल फिल्म ओनली, ऐसा नॉर्मल रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे मिशन रानीगंज या फिर इस टाइप की बहुत सारी जो हिंदी में भी बनती है फिल्में, उस टाइप की फिल्म होगी, बट इतने अच्छे से बनाई हुई है यार, मतलब कि ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब हिंदी सिनेमा में ना कोई आइडियाज है नए, ना ही कोई, मतलब वही चीजें बार बार बनाए जा रहे हैं। स्मॉल टाउन का एक आइडिया कुछ तो तनु वेट्स मनु से डेवलप हो गया था, वही तनु वेट्स मनु बन रही है पिछले 15 साल।
तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि मतलब लोग क्या बनाने में इंटरेस्टेड है, मतलब कि और ये कौन से ऑडियंस के लिए एम्ड है। मतलब ऑडियंस समझ में आता है, जिनको तनु वेड्स मनु पसंद आई थी वो ऑडियंस है, हाँ। बट उनको भी जीवन भर थोड़ी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मुझे जीवन भर तनु वेड्स मनु ही देखनी है, मतलब। हाँ। तो वही सब प्रॉब्लम्स है। आई थिंक हिंदी हिंदी में तो अगर मुझे एक फिल्म रेकमेंड करनी है हिंदी में जो बहुत कम लोगों ने देखी होगी, दो फिल्में एक्चुअली मैं रेकमेंड करूंगा। एक अरविंद देसाई की अजीब दास्तान है, अजीब अ, दास्तान। हाँ, मेड बाय सईद अख्तर मिर्जा। हम्म। वो बहुत ही अच्छी फिल्म है। राइटर्स भी बहुत इनक्रेडिबल हैं, वो आई थिंक सुधीर मिश्रा भी इन्वॉल्व है उसमें राइटिंग में, और डायलॉग्स उसके लिखे हैं विजय तेंदुलकर और कमल स्वरूप ने। ओह माय गॉड। तो बहुत दिक्कत इनक्रेडिबल लोगों के साथ में हाँ, काम किया है। तो अरविंद देसाई की अजीब दास्तान डेफिनेटली देखनी चाहिए, बहुत हम्म। बहुत ब्रिलियंट फिल्म है। और एक फिल्म है जो पता नहीं कहीं मिलेगी भी कि नहीं, डांस ऑफ द विंड नाम है फिल्म का। डांस ऑफ द विंड। हाँ, ये इट्स हिंदी मूवी है? हिंदी मूवी है। इट्स मेड बाय एक राजन खोसा करके फिल्म मेकर है, FTI से ही है। उनकी ओके। एक्चुअली डिप्लोमा फिल्म बहुत पॉपुलर है, उनकी डिप्लोमा फिल्म का नाम विजडम ट्री है। तो FTI में एक्चुअली काफी पॉपुलर है। तो उनकी फिल्म है डांस ऑफ द विंड, जो देखी जानी चाहिए। अगेन द डिसाइपल हम लोग आज देख रहे हैं, और द डिसाइपल के बारे में इतनी बात होने की डिसाइपल। बट that feeling of as an artist of feeling mediocre Yes. वाली जो चीज है, वो डांस ऑफ द विंड में मुझे ऐसा लगता है कि कई ज्यादा बेहतर लेवल पे एक्सप्लोर की गई है। तो ये सब है, बट ये सब अवेलेबल नहीं है एक्चुअली। सबसे बड़ी दिक्कत बहुत सारी अच्छी हिंदी पुरानी फिल्मों की हो जाती है कि वो मिलती ही नहीं रहती है कहीं पे। तो मुझे भी नहीं पता कहाँ पे, बीच में ये सब मूवी पे आई थी तब मैंने भी देखी थी, कहाँ पे देखी जानी चाहिए तो बहुत मुश्किल है। अगर कोई ऐसी फिल्म मैं रिकमेंड करूं जो अभी देखी जा सकती है, सोचना पड़ेगा, पता नहीं, देखी बहुत मुश्किल है। आपने कि सर अधिकतर एलजेपी लियोजे पेलिसेरी सर की मूवीज तो देखी होंगी। हाँ हाँ हाँ, जो कि तो बहुत ही मतलब मुझे पहले का काम भी अच्छा लगता था, बट आई थिंक नानपकल रातों में कम में तो अलग लेवल पे चले गए। मामूती की ना। वही मामूती सर बहुत की मैंने कल भी एक ब्रह्म युगम करके एक जो रमई वम, हाँ, आई वॉच सही इट थी, मजेदार थी। हाँ, वही मैं भी गया था थिएटर में देखने के लिए, बहुत मजा आया उसमें। जी जी आ, उनकी वही ऐसा लग रहा है कि मलयालम सिनेमा अलग लेवल पे, यार हम लोग क्यों देख रहे हैं हिंदी, मतलब कोई रीजन ही नहीं है हिंदी जब देखने मैं का। देखना स्टार्ट की ना लगा क्या देख रहा था मैं इतने दिनों से, क्यों देख रहा था ये। और आपकी जो पोखर की दोनों पार है, फिर मैंने अंगमली डायरीज देखी थी एलजेपी सर की, बहुत पहले एक मूवी आई थी अंगमली डायरी, जो फेमस है अपने लास्ट 15 मिनट वन टेक शॉट के लिए। बट उसमें भी वही चीज़, वही कंसेप्ट है जो आई विटोलोनी का है कि 4-5 दोस्त हैं, वो केरला में हैं, और कैसे वो दिन भर अब क्या कर रहे हैं, दिन भर गुंडा ये कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा और यही सब जैसे तैसे करके अपना लाइफ जी रहे हैं। तो वो एक मुझे काफ़ी अच्छा रेफरेंस लगा था उसके लिए। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, व्हाट विल यू से टू अ गाय हु इज स्टिल स्टक इन IIT कानपुर फाइटिंग बिटवीन हिज पैशन एंड करियर एंड इज नॉट स्ट्रांग टू लिसन हिज इनर सेल्फ? उसको आप क्या बोलेंगे, अभी क्या समझाएंगे जो अभी भी फंसा हुआ है वहाँ पे? आप तो वो चीज़ से निकल पाए, बोल पाए, हिम्मत हुआ, बट आई थिंक पता नहीं, मुश्किल है बोलना, क्योंकि मैंने कोई दूसरी लाइफ तो जी नहीं, मतलब तो दूसरा ऑप्शन कहाँ पे लेके जाता उसके बारे में तो कोई नॉलेज नहीं है। बट आई थिंक पैशन मैंने फॉलो किया है, तो आई थिंक जस्ट लिसन टू योर इंस्टिंक्ट्स। मतलब वही है कि अगर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें तुमको जेन्युइनली इंटरेस्ट है, तो आई थिंक यू विल फील मोर सेटिस्फाइड। आई थिंक डिससेटिस्फैक्शन तो हर जगह है यार, मतलब इट्स की डिससेटिस्फैक्शन तो इटर्नल है, मतलब कि तुम जिंदा हो मतलब तुम डिससेटिस्फाइड हो। रेयरली कभी फ्लीटिंग मोमेंट्स आएंगे जब तुमको ऐसा लगेगा ना कि आई एम डूइंग समथिंग नाइस विथ माय लाइफ। अदरवाइज तो यही लगता है कि तुम अपने पसंद का कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, वो फीलिंग तो सेम ही रहेगी टाइप से ना, डिससेटिस्फैक्शन तो रहेगा ही। बट क्योंकि तुम आइडियल वर्ल्ड में तो हो नहीं, मतलब अब आइडियली इफ आई, मतलब मैं पोखर बना के अगली फिल्म पे तुरंत जा सकता और फिर उसके बाद अगली फिल्म पे तुरंत जा सकता, तो आई वुड फील वेरी सेटिस्फाइड। आई वुड फील कि मतलब हाँ, मैं रेकमेंड करता कि अरे बिल्कुल अपना पैशन फॉलो करो और ये करो। यहाँ पे पोखर बनाने के बाद भी अभी मेरी फाइट है कि अब अगली फिल्म कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से क्या होगा, कैसे फिल्म बनेगी, पिचिंग वाला और सेलिंग वाला प्रोसेस क्या होगा, विच इज नॉट क्रिएटिव, विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट। उसके लिए अलग टैलेंट चाहिए लिटरली, वो सिर्फ वही फिल्म बनाने से तो हाँ, अगर फिल्म मेकिंग में आना है तो पिचिंग और सेलिंग का स्किल डेवलप करो। उसके लिए MBA कर लो पहले, फिर आओ जैसा भी। तो पहले तो इंजीनियरिंग करो, पैशन डेवलप करो, फिर MBA करो, वो सेलिंग MBA करो, पिचिंग सेलिंग सीख लो, उसके बाद आ जाओ फिल्म मेकिंग। रील्स देखते हो सर आप? रील्स
मतलब देख लेता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं वो मतलब। हमारे अटेंशन स्पैन पे तो इफेक्ट करता है इन जनरल, आप हाँ। देखोगे तो अभी। और फिर यार मेरा वही ये चीज है, मेरी थोड़ी टेंडेंसी है लॉन्ग फॉर्म देखने की, मतलब ना कि अगर मैं यूट्यूब भी देखता हूँ तो मैं अधिकतर 2 मिनट 3 मिनट वाले शॉर्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं देखता हूँ, मैं 2-3 मिनट वाले वीडियोस भी नहीं देखता हूँ। मैं मतलब इंटरव्यूज या पॉडकास्ट या कुछ कोई टॉपिक पे कोई लंबी बातचीत ही जी देखता हूँ। जी जी। तो मेरा ऑन एवरेज मेरा यूट्यूब एल्गोरिथम पूरा खराब हो चुका है। मुझे अब 1 मिनट की वीडियोस रिकमेंड भी नहीं होते, मेरा मिनिमम ही मतलब कि 15 मिनट से तो शुरू होता है मेरे जी वीडियोस, जी और उसके बाद आधा घंटा 1.5 घंटे 4.5 घंटे की वीडियोस मुझे रिकमेंड कर देते हैं, फिर उनको पता है मैं यही देखता हूँ। तो मेरा नेचुरली एक थोड़ा सा वही हो जाता है कि रील्स में देखने में थोड़ा ऐसा लगता है कि समय निकल जाएगा। और तो सर आपको एक क्लैरिटी तो होगी कि भाई देखो मैं इस टाइप का सिनेमा बना रहा हूँ, मुझे पता है कि ये किस ऑडियंस तक पहुंचेगा। हाँ, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो जो ऑडियंस नहीं देखती है या जो जिसको ये पसंद नहीं आता है। जैसे कि मैंने भी दिखाया अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनका हमें हाँ, पता था कि भाई इसको अच्छी लगेगी मूवी, मैंने उनको हाँ, दिखाया, उनसे मेरे को काफ़ी अच्छा फीडबैक्स आया। हाँ, बट जो कमर्शियल मास मसाला देखने ही जाते हैं उनको फिर मैंने दिखाया तो दे वर इज लाइक रुका हुआ क्यों है फिल्म। तो वो हाँ, अभी हाँ, तक एकस्टम्ड नहीं हो पा रहे कि इस टाइप का भी सेमिनार सिनेमा अवेलेबल है। वही। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक जितनी बड़ी ऑडियंस, वो तो नेचुरली पता चल जाता है ना फ़िल्म बनाते वक़्त कि तुम्हारा ऑडियंस कितना लिमिट हो रहा है इस चीज़ से ना। कि आई थिंक पोखर तभी भी रिलेशनशिप ड्रामा है तो इट्स स्टिल एक्सेसिबल फॉर पीपल, यस। मतलब कि डिस्पाइट बीइंग अ स्लोअर पेस्ड फ़िल्म और डिस्पाइट कि ज़्यादा वो मूवी मूवमेंट नहीं है। देखने के बाद दे विल लाइक इट, बट वो हुँ, बैठते नहीं है। उनका हाँ, मतलब हाँ। एक पहले से बायस बना हुआ है, ये अवार्ड वाला मूवी है यार, मेरे को उतना वही, पसंद वही, नहीं वही, ये नहीं आएगा। देखना है। हाँ, हाँ। आई थिंक उन तक पहुँच पाएँ हम लोग किसी तरह से तो हमेशा अच्छा रहेगा। आई थिंक फायदा इंडिपेंडेंट सिनेमा का तभी है कि अगर हम लोग एक्सपैंड कर पाए ना, मतलब कि अगर और लोग देख पाए और जी लोग जी जुड़ पाए, तो मैं एकदम ही वो उस वाले एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा में कि जो इमोशनली अफेक्ट ही नहीं करता है, उसमें मैंने मतलब पहले मैं पसंद करता था उसको, अब मैंने एकदम ही मतलब उस सिनेमा में बिलीव करना ही बंद कर दिया, बिकॉज मैं बिलीव करने लग गया हूँ कि एट द एंड इट्स एन इमोशनल एक्सपीरियंस। अगर इमोशनल एक्सपीरियंस तुम नहीं दे पा रहे हो तो योर फिल्म इज नॉट एक्सेसिबल। जी जी। एंड मतलब नहीं, देन डोंट कीप होप्स फ्रॉम दिस फिल्म, मतलब ना कि इट्स गुड कि मैं मेरे मेरे जैसा एक आदमी तुम्हारी फिल्म देख लेगा, तुमको बताएगा कि हाँ अच्छी है, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल ऑडियंस यार, और इस ऑडियंस को एम करने का भी कोई पॉइंट नहीं है। तुमको अगर ऑनेस्टली वही फील हो रहा है तो तुम बनाओ, अगर तुम्हारा ऑनेस्टली तुमको फील हो रहा है कि मुझे से वट एवर, मतलब जो भी फिल्म बनानी है तो तुम वो बनाओ, बट आई थिंक फीलिंग लेवल पे कुछ रखो, मतलब ना इमोशनली कुछ रखो। डोंट मेक इट वेरी ड्राई इन इमोशनली, मतलब ना कि मैं एक इमोशन तो कनेक्ट करना चाहिए लोगों को। हाँ, इमोशनली तो कनेक्ट करना पड़ेगा तुमको विद एन ऑडियंस, और इट्स नॉट इवन अबाउट एन ऑडियंस, तुमको भी, तुम्हारा भी तो इमोशनल कनेक्शन है जी ना जी विद द जी। मटेरियल। अगर आप इट कांट कनेक्टेड बी नहीं होगे जस्ट तो कैसे फैसिनेशन पसंद कि करेंगे। मुझे इस टाइप का आर्ट पसंद है, मतलब ना तो मैं बस एक पेंटिंग दिखा रहा हूँ 5 मिनट तक, हम्म। बिकॉज इमोशनल एक्सपीरियंस में अगर वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा, मैं भी अब स्केप्टिकल होने लग गया हूँ टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ जी जी। सिनेमा। जबकि मैं बहुत बड़ा फैन था मनिकॉल और ब्रेसों, और ब्रेसों का उतना कभी बहुत बड़ा फैन नहीं रहा हूँ, बट मनिकॉल का काम मुझे बहुत पसंद आया था। हम्म। कॉलेज में मैं जो स्टाइल ऑफ एक्टिंग भी जो मैं ट्राई करता था वो बहुत ब्रेसोनियन ही थी। बट धीरे धीरे मेरा आई थिंक स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ आर्ट आने लग गया है कि आई थिंक कि अगर सॉरी टू से दिस बिकॉज एनीवे, मतलब अभी कुमार शानी की जस्ट पास्ड अवे, और बट आई थिंक अगर मनिकॉल और कुमार शानी ने इतना इन्फ्लुएंस नहीं डाला होता ऑन इंडियन इंडिपेंडेंट सिनेमा, देन मे बी there would have been a different sort of public perception of independent cinema, यस। art house cinema in India, because जो मनिकॉल और कुमार शानी ने जो बनाया, it has its value. I'm not saying it doesn't have value, but the sort of cinema that it created and the sort of perception that it created among the audience कि art house cinema क्या होता है, इट वॉज सो ड्राई कि उसके कारण बहुत लोग बहुत पहले ही स्विच ऑफ हो गए, और एक परसेप्शन टुवर्ड्स आर्ट हाउस सिनेमा बन गया कि नहीं ये तो देखना ही नहीं है टाइप से, मतलब इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, तो बोरिंग होती है फिल्म टाइप का बस। तो What do वो you आई feel about थिंक sir Tarkovsky? What do you feel about Tarkovsky? क्योंकि तारकोव्स्की मुझे बहुत पसंद है। तारकोव्स्की तो इमोशनल एक्सपीरियंस तो है, मतलब आई थिंक एक फिलोसॉफिकल लेवल पे है। काफी फिलोसॉफिकल लेवल पे। हाँ, फिलोसॉफिकल लेवल पे है, बट इन टर्म्स ऑफ अगेन तारकोव्स्की में इन टर्म्स ऑफ यूजिंग सिनेमैटिक टेक्निक टू टेल अ स्टोरी, तो वो तो बहुत इंसेन है। तारकोव्स्की के जो इमिटेटर्स हैं वो बोर करते हैं एक्चुअली। तारकोव्स्की मुझे लगता है कभी बोर अच्छा नहीं पॉइंट करता, बोला सर आपने। क्योंकि उन्होंने पूरा अब्सॉर्ब नहीं किया है, मुझे लगता है ऐसा तारकोव्स्की को ना, कि तारकोव्स्की के शॉट्स ऐसे अनफोल्ड होते हैं
और जो जो एलिमेंट्स को, जैसे तारकोस्की का जो कंट्रोल ओवर नेचुरल एलिमेंट्स है, ओवर विंड, ओवर फायर, ओवर वाटर, जिस तरह से वो अनफोल्ड होता है ना कि आग लगना घर पे और वो सब ना, वो बहुत अफेक्टिंग है आई थिंक एज एन एक्सपीरियंस। तो तारकोस्की स्टॉकर मैंने देखी थी सर, तो हम्म मिरर तो मुझे काफ़ी देर बाद समझ में आई थी कि ये क्या है, एंटी ईगो वाला जो चीज़ है उसका। और हाँ। स्टॉकर तो मतलब इतना लंबा मूवी चले जा रहा है, और बहुत सारा ऐसा शॉट्स है, वो ट्रॉली में या ट्रेन में जो शॉट्स है वो बहुत लंबा शॉट्स है, चले जा रहा है, बट इतना ब्यूटी, पता नहीं मुझे, मैं रैंडमली ऐसे कोई आर्ट हाउस मूवी देखूँ तो शायद उतना नहीं पसंद आया, बट ये देखने के बाद मैं आई वाज फुल्ली कनेक्टेड, स्टार्ट टू एंड तक मैं पूरा कनेक्टेड था उसमें, उस वर्ल्ड में घुसा हुआ था। वही तो विजुअल एक्सपीरियंस, साउंड एक्सपीरियंस वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, मुझे लगता है तारकोस्की का, कि वो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, मतलब ना कि करने से वो फील होता है। तो तारकोस्की से वही ना मैं बोल रहा हूँ, मुझे इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ना कि किसी भी टाइप का कोई सिनेमा बना रहा है आज इंडिया में, डेफिनेटली गो अहेड, मेक इट। मेरा सजेशन बस यही रहेगा कि प्लीज डोंट मेक इट ड्राई, मतलब प्लीज गिव द ऑडियंस एन इमोशनल एक्सपीरियंस। और तुम कोई भी फॉर्म में बात करो, तुम 5 मिनट के सिंगल टेक स्टैटिक रखो, तुम 15 मिनट के सिंगल टेक स्टैटिक रखो, बट ट्राई एंड गिव द पीपल एन इमोशनल एक्सपीरियंस, नॉट एन इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस। वो इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस में मैंने बिलीव करना एक्चुअली बंद कर दिया है। भीड़ कि अगर वो में आपने सर एज अ राइटर काम किया था क्या? अनुभव सिन्हा किसमें? की, अनुभव सिन्हा की भीड़ में मैं था, थोड़े टाइम तक था, मतलब एक्चुअली 3-4 ड्राफ्ट तक था, स्टोरी राइटिंग के लेवल पे था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद ही मैंने पोखर बनाई आके, वहां पे छोड़ने के बाद, क्योंकि फील होने लग गया था कि मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ, एक लूप में मैं बस फंस गया हूँ। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, बट फॉर सम रीजन उन्होंने डिसाइड किया कि क्रेडिट नहीं देना चाहिए। मुश्किल होता है सर क्या ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना जिसमें एक फिक्स पैलेट हो कि इसी में आपको लिखना है, और एक अगर आप इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं तो उसमें यू कैन गो एनीवेयर, तो वो नहीं वैसा कुछ नहीं है, मतलब काफी फ्रीडम थी अनुभव सर के साथ भी काम करने में, मतलब कि उन्होंने काफी हम पे ही छोड़ा हुआ था कि तुम लोग लिखो। फिर जिस स्टेज तक तो मैं था उस स्टेज तक तो वो उतने इन्वॉल्व भी नहीं थे, मतलब इन द राइटिंग प्रोसेस। उसके बाद लेटर ही गॉट इन इन्वॉल्व। तो वो हमारे टाइम पे बस वो पढ़ते थे, फीडबैक देते थे कि और क्या कर सकते हैं, आइडियाज देते थे। आई डोंट थिंक इट्स दैट, मतलब कर किया जा सकता है उस सेटअप में भी। आई थिंक कि हम लोग अब जैसे 3 राइटर्स हैं, तीनों के एसोसिएशंस बहुत अलग अलग हैं, और हम लोग अलग अलग एसोसिएशन से आ रहे हैं, एंड द डायरेक्टर इज गिविंग अस फीडबैक, बट ही इज नॉट ब्रिंगिंग इन हिज ओन एसोसिएशंस विद द थिंग, बिकॉज ही इज आल्सो हर्ड इट। भीड़ कहानी ऐसी है ना कि आपने भी न्यूज में पढ़ा है, हमने भी न्यूज में पढ़ा है, हम में से कोई भी उन लोगों में से नहीं है जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग, हाँ, तो हमने सबने न्यूज में पढ़ा है, हम ज्यादा से ज्यादा किसी से बात करके उसका एक्सपीरियंस सुन सकते हैं, हाँ, और बाकी वीडियोस देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं अपना टू द ये ना, बट उसमें हमारा अपना एसोसिएशंस लेके आना बहुत मुश्किल काम है, मतलब इन अ फिल्म लाइक दैट, जहाँ पे इट्स ऑल रिसर्च बेस्ड, मतलब ना कि इट्स नॉट, तो वो उसमें ज्यादा नहीं आता, उसमें रिसर्च ज्यादा काम आता है, रिसर्च ज्यादा आता है। तो फिर रिसर्च जब ज्यादा आता है तो हाँ, मतलब उसमें उतना उतना मजा नहीं आता है, एंड देयर इज नो, आई थिंक एक आदमी अगर रूटेड रहेगा ना, एटलीस्ट एनी वन ऑफ जस्ट द डायरेक्टर और वन ऑफ द राइटर्स, कोई भी, मतलब ना कि इफ दैट वन पर्सन इज रियली रूटेड इन दैट एक्सपीरियंस ना, हम चारों में से अगर एक ने भी अगर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की होती ना, तो हम लोग उसके एसोसिएशंस के साथ खेल सकते थे, बट बिकॉज हम चारों में से किसी का भी कोई एसोसिएशन नहीं है, एंड वी आर ऑल राइटिंग based on our research or our imagination, I think वो थोड़ा सा limiting होता है। कि मतलब Gangs of Wasseypur, Kashyap is not from there, but he was able to make it because he had a Zishan Kadri जो था उसमें ना, मतलब उसके अपने personal associations थे, जो कि personally reflect करते हैं फिल्म में ना, तो वो I think जरूरी है। I think कोई एक आदमी involved in the project के तो personal association होना चाहिए with what is being talked about। अनुराग कश्यप या ऐसे जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, इनका बहुत ही, अगर अभी देखा जाए तो ये सब कंट्रीब्यूशन शायद ज़्यादा लोग बोलेंगे नहीं, बट मैं मैथिली मूवी या मेरे जैसे लोग जो उतना जो फिल्म इंडस्ट्री से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, हमें कोई पता नहीं, हम अपना अलग दुनिया में जी रहे हैं, वो अगर दरभंगा के में कोई सिनेमा बन रहा है, उस तक अगर पहुंच रहे हैं, तो अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, जो लोग ज़्यादा क्रेडिट उनको नहीं देते हैं उस चीज़ के लिए। क्योंकि मैंने गमक घर उनके नाम से बस देखी थी, आमिस उनको प्रेजेंट किया था अनुराग कश्यप सर ने, तो हमने उनके नाम पे बस मूवी देखी,
और वही। खैर ये मूवी तो खैर हम लोगों ने अचल मिश्रा प्रोडक्शंस है, ये सब मिश्रा प्रोडक्शंस ये सब देखा था, तो इस वजह से हमने ये मूवी देखा एंड वी वर इक्वली ब्लोन अवे। और बाय द वे इस मूवी का हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे, टीजर आया हुआ था एंड उसके बाद काफ़ी नाम चल रहा था बस कि ये अवार्ड हुआ, तो काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन डायरेक्टर्स का भी काफ़ी अच्छा, और आपने अप्रोच किया था शायद इनको, इन लोगों हाँ हाँ, अनुराग सर को अप्रोच किया था टाइप से, उनको ईमेल डाला था बस, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग फंड्स ढूंढ रहे थे, और उनका थैंकफुली रिप्लाई आया। उन्होंने बोला कि हाँ मतलब कितने चाहिए पैसे बताओ। मैं जानता नहीं था, उनको कुछ भी नहीं था इसमें, तो काफी वो हेल्पफुल थे उस सेंस में कि मतलब जस्ट हमारा सैन सेबेस्टियन में सिलेक्शन हुआ है एंड कि अचल प्रोड्यूसर है। आई डोंट नो कितना ये सब एसोसिएशंस उनके लिए मैटर किए होंगे, बट इतने कम विदाउट नोइंग मी, विदाउट एनीथिंग, ही डिसाइडेड टू हेल्प। बहुत बहुत बड़ी बात है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स अभी आप किस पे काम कर रहे हैं? और नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ अभी एक फीचर, अगली जो बनाना है मुझे अपने गांव में सेट करना है। देखते हैं वो कैसा रहता है, मतलब हम लोग बस अभी राइटिंग वाले प्रोसेस में हैं। होपफुली नेक्स्ट मंथ से पिचिंग शुरू करेंगे। अब वो पिचिंग का कैसा रहता है वो देखते हैं। ठीक है सर। तो कोई ऐसी बात जो रह गई हो हमसे पूछनी और आपको लगा हो कि ये आपको शेयर करना था, तो अभी आप बता सकते हैं, क्योंकि हमारा नहीं, आई थिंक काफी हम लोग काफी लंबा कन्वर्सेशन कर दिया है। मैं 1 घंटे में खत्म करने के 2 घंटे होने वाले हैं, तो ये बार तो कुछ लगा नहीं। सर आपसे बात करके। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। मैं मूवी देखने के बाद ही मुझे लगा था कि आई जस्ट वांट टू टॉक विथ यू। यू आर वेरी काइंड इनफ कि आपने रिस्पांस किया इतना अच्छा। और नहीं, अरे मतलब मैं तो मन था ही बात करने का। मैं तुम्हारा रिव्यू देखा, बहुत सही मुझे लगा, तो मैं सोचा कि करते हैं बात। ऑनेस्टली सबसे मजा आता है जब लोग ऑनेस्टली बात करते हैं फिल्म के बारे में ना, जेन्युइनली कैसे अफेक्ट किया, क्या पसंद आया और क्या वो। तो मुझे तो बहुत सही लगा था यार रिव्यू तुम्हारा। प्लीज सब्सक्राइब टू प्रवीज चैनल फिल्मीनामा एंड फॉर मोर रिव्यूज एंड मोर कन्वर्सेशंस लाइक दिस। थैंक यू सर।